ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर जीन 2 एवोल्यूशन अध्याय 391। सामान्य पालतू जानवरों की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह के पालतू जानवरों की कमी है। हालांकि यह मामला तत्काल नहीं है, हम इस बारे में बाद में विस्तार से बात कर सकते हैं। लिन शेन ने देखा कि ओयांग यूडू आत्मा की कटाई के लिए डेथ पाउडर का उपयोग कर रहा था। साथ ही जिवेस के ड्रैगन पर निरोधक प्रभाव वास्तव में एक ही झटके में क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को वश में करने में कामयाब रहा था। वह मदद नहीं कर सका और एक बार फिर उसके विचार उत्तेजित हो गए। 3 सिर वाला ड्रैगन जिसके पास ट्राई लाइफ बेस है, लिन शेन को लंबे समय से पसंद था। अगर वह बाद में ओयांग यूडू को अपने साथ ले आता तो शायद उसे वश में करने का एक बड़ा मौका होता, है न? चलो पहले वापस चलते हैं और मिशन पूरा करने के बाद बात करते हैं, लिन शेन ने कहा। फ्लेरेला को उठाने के लिए नीचे झुका, लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी आंखें लगातार ऊपर नीचे हो रही थीं। क्या तुम बात करना चाहती हो? लिन शेन ने फ्लेरेला को देखते हुए पूछा। फ्लेरेला की आंखें हिलना बंद हो गईं, फिर ऊपर नीचे होने लगीं। वह बहुत बेचैन थी और उसे पता नहीं था कि लिन शेन ने उस पर कौन सी विधि का इस्तेमाल किया था। वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो गई, उसकी आंखों के अलावा कुछ भी हिल नहीं पा रहा था। तुम क्या कहना चाहती हो? लिन शेन ने अपना हाथ बढ़ाया और फ्लेरेला पर एक बिंदु दबाया, जिससे उसकी केवल बोलने की क्षमता वापस आ गई। मुझे वापस ले जाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम अभी भी बिना किसी नकारात्मक परिणाम के हीरो माने जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत लाभ दे सकता हूं, फ्लेरेला ने सीधे तौर पर कहा। जारी रखो, लिन शेन ने कहा, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में, जैसा कि फ्लेरेला ने कहा था, उसे वापस लेने से लिन शेन और उसकी पार्टी को बहुत लाभ नहीं होगा, फ्लेरेला को जीवित पकड़ने की प्रतिष्ठा को छोड़कर, जिसका कोई बड़ा लाभ नहीं था। इसके विपरीत, फ्लेरेला को जीवित पकड़ने की प्रतिष्ठा उनके लिए और अधिक परेशानी ला सकती है। लिन शेन ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे परेशानी पसंद हो। उसने फ्लेरेला को पहले केवल इसलिए बचाया था ताकि उससे अग्नि बीज प्राप्त कर सके। अब जब उसके पास अग्नि बीज था, तो वह वास्तव में फ्लेरेला को जीवित वापस नहीं लाना चाहता था। वह पहले से ही सोच रहा था कि उसे कैसे मारा जाए। फ्लेरेला को उन तीनों की असली ताकत पता थी और इसे प्रकट करने से उन पर कुछ हद तक कुछ प्रभाव पड़ेगा। वेई वुफू को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन वह और ओयांग यूडू इस मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। यदि आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उच्च स्तरीय बेस म्यूटेशन ग्राउंड पर जाना होगा, लेकिन उन उच्च स्तरीय बेस म्यूटेशन ग्राउंड में से अधिकांश प्रमुख शक्तिशाली जनजातियों द्वारा नियंत्रित हैं। इस तरह के ग्राउंड ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बाहरी लोग हस्तक्षेप कर सकें। भले ही आपने कुछ योगदान दिया हो, लेकिन केवल ये योगदान अकेले सेलेस्टियल रेस को आपको उन उच्च स्तरीय बेस म्यूटेशन ग्राउंड का उपयोग करने के लिए मनाने की संभावना नहीं है। मुझे कुछ गुप्त उच्च स्तरीय बेस म्यूटेशन ग्राउंड के बारे में पता है जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। उनमें से एक ऐसा है जो उत्परिवर्तन निर्वाण प्राणियों को पोषित कर सकता है, जो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपकी रुचि रखेगा, फ्लेरेला ने कहा। हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लिन शेन ने कहा और फ्लेरेला पर एक बिंदु पर जोर देने के लिए आगे बढ़ा। ये व्यक्ति नियमों के अनुसार कैसे नहीं खेल सकता? फ्लेरेला ने जल्दी से कहा। जल्दी मत करो, पहले मेरी बात सुनो। वह बेस म्यूटेशन ग्राउंड वास्तव में विशेष है, आपकी कल्पना से परे। आपको पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्राउंड नहीं मिलेंगे जो इसकी तुलना कर सकें। ये देखकर कि लिन शेन रुक गया था, फ्लेरेला ने कहा, नियमित बेस म्यूटेशन ग्राउंड केवल एक प्रजाति का प्रजनन कर सकते हैं। एक ही ग्राउंड के भीतर 2 प्रजातियों का प्रजनन असंभव है न? जारी रखें। लिन शेन को फ्लेरेला के साथ बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जो बेस म्यूटेशन साइट खोजी है, उसने 4 अलग अलग प्रकार के उत्परिवर्तित निर्वाण जीवों को जन्म दिया है। क्या आपने कभी ऐसे बेस म्यूटेशन साइट के बारे में सुना है? ये देखकर कि तीनों लोग बिना कुछ बोले उसे केवल ठंडे भाव से देख रहे थे, फ्लेरेला केवल अजीब तरीके से बोल पाई, मैं संयोग से उस बेस म्यूटेशन साइट पर आ गई। मैंने मूल रूप से इसे स्वयं उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन यदि आप मुझे जाने देने के लिए तैयार हैं तो हम बेस म्यूटेशन साइट को साझा कर सकते हैं। आपको लगता है कि इतना छोटा लाभ हमें आपको जाने देगा? लिन शेन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। फ्लेरेला द्वारा बताई गई बेस म्यूटेशन साइट में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाए। फ्लेरेला असहाय होकर केवल इतना ही कह पाए, इसके बारे में ध्यान से सोचो। अगर तुम मुझे जिंदा वापस ले जाओगे तो सबको पता चल जाएगा कि तुम फ्लेरेला को जिंदा पकड़ने की क्षमता रखते हो। फिर विभिन्न कुलों की अनगिनत प्रतिभाएं तुम्हें हराकर अपना नाम बनाना चाहेंगी। मुसीबतें अंतहीन होंगी। अगर तुम जीतते रहे तो सेलेस्टियल रेस के कुछ लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर तुम हार गए तो क्या सेलेस्टियल रेस तब भी तुम्हें महत्व देगी? मुझे वापस लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा और मेरा जीवन मौत से भी बदतर होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी मार दो, कम से कम यह एक आसान नियति होगी।
हमला मत करो, मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। फ्लेरेला ने लिन शेन को आर्केंजेल की तलवार खींचते और बिना कुछ कहे उसके सीने में छुरा घोंपते हुए देखा और वह जल्दी से चिल्लाए। फ्लेरेला को लगा कि ये लोग भूतों की तरह थे जो सामान्य मानवीय तर्क से रहित प्रतीत होते थे, जो उसके लिए बेहद असहज था। कोई अंतिम शब्द? लिन शेन ने पूछा, यह महसूस करते हुए कि फ्लेरेला ने जो कहा वह सही था और उसके अपने विचारों के अनुरूप था। चूंकि फ्लेरेला खुद मौत चाहती थी, इसलिए उसे बिना किसी बहाने के उसे भेज देना ही उचित था। फ्लेरेला ने अपना मुंह खोला लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वह केवल यह व्यक्त करना चाहती थी कि उसे मौत का डर नहीं है। उम्मीद है कि लिन शेन और उसके साथी उसे जीवन और मृत्यु की धमकी नहीं देंगे। लेकिन लिन शेन उसे सीधे भेजना चाहती थी और वह बता सकती थी कि लिन शेन वास्तव में ऐसा करने का इरादा रखता था और उसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। 3 लोगों को चुपचाप उसे घूरते हुए, संवाद करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए, यहाँ तक कि फ्लेरेला, जो 400 से अधिक वर्षों से जीवित थी, उसके दिल में एक सिहरन महसूस हुई। ये लोग किस तरह की भटकती आत्माएं और जंगली भूत हैं। उन्हें किसी भी तरह की मर्यादा का बोध नहीं है। फ्लेरेला ने हल्के से आह भरी। तुमने प्राचीन क्षेत्र के राजा और 3 खजाने की छाती की किंवदंती के बारे में सुना है न? तीनों लोगों को अभी भी भावशून्य होकर उसे देखते हुए देखकर उनकी आंखें एक हास्य कलाकार को नीरस अभिनय करते हुए देख रही थीं। फ्लेरेला को एक विदूषक जैसा महसूस हुआ। फ्लेरेला ने लिन शेन की ओर देखा और कहा, यदि तुम्हारा जेंगजोंग से कोई संबंध है तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकती हूँ। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे जेंगजोंग या तुम जानना चाहोगे। आगे बढ़ो। लिन शेन खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक पाए। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद फ्लेरेला ने कहा, लगभग 1 दशक या उससे भी पहले मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो कुछ हद तक जेंगजोंग जैसा दिखता था, और तुम भी। मुझे लगता है कि जेंगजोंग का उस व्यक्ति से कुछ संबंध रहा होगा, और यह बहुत संभव है कि वह उस इंसान की वजह से ही डी-मैन जनजाति में शामिल हुआ हो। दुर्भाग्य से, भले ही उस व्यक्ति ने लालच सम्राट का विश्वास अर्जित किया हो, लालच सम्राट उसे उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के मामले प्राचीन क्षेत्र के राजा की विरासत से संबंधित हैं, और लालच सम्राट उस जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं करेगा। फ्लेरेला ने धीरे से कहा, मेरे ज्ञान के अनुसार उस व्यक्ति ने न केवल हमारे डी-मैन जनजाति का दौरा किया, बल्कि कई अन्य शक्तिशाली कुलों का भी दौरा किया। हमारे डी-मैन जनजाति के 7 राजाओं सहित नेताओं को एक निश्चित स्थान पर उसका अनुसरण करने के लिए राजी किया। अंत में 7 राजाओं में से केवल 3 ही वापस लौटे। मैंने सुना है कि कई अन्य कुलों के शीर्ष योद्धाओं के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाएं भी हुई हैं। मुझे पता है कि वह स्थान कहाँ है। हम सहयोग कर सकते हैं। फ्लेरेला ने लिन शेन की आंखों में आंखें डालते हुए धीरे से कहा। सेलेस्टियल रेस और डी-मैन जनजाति सभी अपने लोगों के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। चीशांग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तियानजुन की भौहें कसी हुई थीं और एन-16 के चेहरे पर भी कुछ नहीं दिखा। वास्तव में हर कोई अपने दिल में जानता था कि फ्लेरेला के युद्ध में शामिल होने के साथ भेजे गए सेलेस्टियल्स के लिए जीतना असंभव था। अगर 1 या 2 जिंदा वापस आ सकते हैं तो ये पहले से ही काफी भाग्यशाली होगा। हमने इतने लंबे समय तक इंतजार किया है और अभी तक कोई वापस नहीं आया है। मुझे डर है कि संभावनाएं खराब हैं। एन-16 ने आह भरी। समुद्र के ऊपर लगातार प्रकाश विस्फोटों को 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था और अभी भी कोई भी वापस नहीं आया था। अधिकांश का मानना था कि लिन शेन और अन्य लोग गंभीर खतरे में थे और शायद कोई भी वापस नहीं आएगा। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। डी-मैन जनजाति से भी कोई खबर नहीं है। शायद अभी भी एक मौका है, चीशांग ने उदासीनता से कहा। अब और इंतजार करना व्यर्थ लगता है। डी-मैन जनजाति के वापस न आने का कारण शायद सिर्फ ये हो सकता है कि उन्होंने क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन की तलाश में समय बर्बाद किया है, जबकि कुछ मनुष्य वापस नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब शायद यह है कि वे वास्तव में वापस नहीं आ सकते। एन-16 ने खड़े होकर कहा। आप सभी यहीं रुकें, मैं वापस जाकर रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, कम से कम तब तक जब तक डी-मैन जनजाति के लोग वापस नहीं आ जाते, तियानजुन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। क्या ये जरूरी है? एन-16 ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह मानते हुए कि और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। यह इस बात से संबंधित है कि वे असेंशन पूल में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं और अन्य मुद्दे। चलो परिणाम का इंतजार करते हैं, तियानजुन ने आगे कहा। एन-16 हंसा, लेकिन उसकी मुस्कान तिरस्कार से भरी थी। तियानजुन, वे शायद जीवित भी न हो और फिर भी आप उनसे जीतने की उम्मीद करते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हर चीज की शुरुआत और अंत होना चाहिए। तियानजुन ने उसके मजाक को अनदेखा करते हुए कहा। चीशांग ने शांतिदूत की भूमिका निभाई। लॉर्ड 16, डी-मैन जनजाति के लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपको जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है। चलो एक और कप चाय पीते हैं। ठीक है, चलो इंतजार करते हैं। उन दोनों को जिद करते देख एन-16 ने पुनर्विचार किया और फिर से बैठ गया। समय बीतता गया। एन-16 अपने संचारक के साथ खेल रहा था। एक पल के लिए भी उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिन शेन और अन्य वापस आ सकते हैं।
उस दिन लपटों के सागर में हुए विस्फोट भयानक थे, निश्चित रूप से फ्लेरेला का काम था। ऐसी लड़ाई में लिन शेन जैसे कम मोड़ वाले आरोही निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे। समुद्र में कोई है, कोई वापस आ रहा है, ड्रोकी ने सांस फूलते हुए बताया। हर कोई चौंक गया। तियानशिन और एक छोटी लड़की सबसे पहले भागकर समुद्र के किनारे की ओर भागी और समुद्र की दिशा की ओर देखा। वास्तव में समुद्र के आकाश से मिलने वाली जगह से वापस उड़ती हुई आकृतियां देखीं। धिक्कार है, छोटी लड़की, वह विपत्ति अभी भी जीवित है, तियानशिन ने कहा। छाता थामे हुए उस व्यक्ति को देखकर छोटी लड़की की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल पाए। वे सभी जीवित वापस आ गए। एन16 और अन्य भी समुद्र के किनारे गए, तीनों आकृतियों को वापस उड़ते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। एन16 ने शुरू में सोचा कि अगर किसी संयोग से एक या दो वापस भाग गए तो ये प्रभावशाली होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि तीनों जीवित थे और अच्छी स्थिति में लग रहे थे, उनके कवच बरकरार थे और कोई स्पष्ट चोट नहीं थी। तीनों किनारे पर उतरे और एन16 और अन्य को सलाम किया। भगवान, हम वापस आ गए हैं। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए। लड़ाई कैसी रही? क्या तुम्हें क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन का स्पिरिट बेस मिला? एन16 एक नज़र में बता सकता था कि तीनों के पास क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन का स्पिरिट बेस नहीं था और उसे विश्वास नहीं था कि वे इसे फ्लेरेला की निगरानी में से ले सकते थे। ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक सवाल था। हमें मिल गया। हालांकि लिन शेन की प्रतिक्रिया एन16 की उम्मीद से परे निकली। बैककोट, ये कहाँ है? एन16 ने लिन शेन की ओर देखते हुए संदेह से पूछा। एक स्पिरिट बेस को लाइफ बेस की तरह शरीर में वापस नहीं खींचा जा सकता था, उनके पास बिल्कुल भी नहीं था, इसे हवा से बनाना संभव नहीं था। लिन शेन ने बस क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन कैप्सूल को बाहर फेंक दिया और जैसे ही यह जमीन पर उतरा, ये चमकदार क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन में बदल गया, जो लाल भोर की तरह चमक रहा था। क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और अपना लाइफ बेस छोड़ा और लिन शेन ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान, लाइफ बेस यहाँ है। एन16 ने क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन और उसके लाइफ बेस को घूरते हुए देखा, कुछ पल के लिए अपना संयम वापस पाने में असमर्थ रहा। उसे विश्वास करना मुश्किल लगा। लिन शेन जैसा इंसान, जिसके कुल पुनर्जन्मों की संख्या 10 से भी कम थी, फ्लेरेला के चंगुल से बिना किसी नुकसान के वापस आ गया था और उसने क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को भी वश में कर लिया था, जो कि उसके जीवन आधार को प्राप्त करने से कहीं अधिक कठिन कार्य था। एक 16 वर्षीय व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता था कि लिन शेन और उसके साथियों ने ये कैसे किया होगा। क्या तुम्हारा सामना फ्लेरेला से नहीं हुआ? एन16 खुद को ये पूछे बिना नहीं रख सका, ये सोचकर कि लिन शेन और उसके साथी बिना किसी चोट के वापस लौट सकते थे, यही एकमात्र संभावना थी। हाँ, लिन शेन ने जवाब में सिर हिलाया। तो फिर तुम जिंदा बचकर कैसे निकल आए? एन16 उलझन में था, वह समझ नहीं पा रहा था कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। जब हमारा सामना फ्लेरेला से हुआ तो हमने उसे एक समुद्री जीव से लड़ते हुए देखा जो तितली जैसा दिखता था। लिन शेन ने सहजता से ध्यान हटाते हुए समुद्र की गहराई में मिले ब्लू लाइट बटरफ्लाई जीव को फ्लेरेला पर रख दिया। कहानी सुनने के बाद एन16 तीनों की किस्मत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। तुम वाकई भाग्यशाली हो। फ्लेरेला ने वास्तव में लपटों के समुद्र में एक निर्वाण प्राणी का सामना किया, कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतना हंगामा मचा दिया। हालांकि आपने फ्लेरेला को उस निर्वाण प्राणी द्वारा मारे जाते हुए नहीं देखा, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए यह संभव है कि उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा हो। वह उसका जीवन था। कौन सोच सकता था कि लपटों के सागर में निर्वाण प्राणी भी थे। लिन शेन ने यह भी बताया कि उन्होंने क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को कैसे वश में किया। बेशक यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी और इसने सभी को उनके असाधारण भाग्य पर लगातार आश्चर्यचकित कर दिया। आपने अच्छा किया, मैं वापस जाकर अभी रिपोर्ट करूंगा। क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन को मुझे सौंप दो, एन16 ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। चलो साथ में वापस चलते हैं। तियानजुन लिन शेन के पास गया और उसे क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन वापस लेने का संकेत दिया। एन16 ने थोड़ा सा मुंह बनाया लेकिन कुछ और नहीं कहा, बस ठंडी सांस ली और दूर चला गया। जब तियानजिन लिन शेन के पास से गुजरा तो उसने जमीन पर थूका, हाथ जेब में डाले, आसमान की ओर देखते हुए और घृणा से बुदबुदाया, बेवकूफ़ी है। लिन शेन ने उसे अनदेखा किया और तियानजुन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला गया। यह अच्छा है कि तुम वापस आ गए। मैं सुनिश्चित करूंगा कि क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन तुम्हारे पास रहे और तुम्हें भी आरोही पूल में अपना हिस्सा मिलेगा। हालांकि आप आरोही पूल से कितना लाभ उठाते हैं यह आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। तियानजुन ने चलते समय आरोही पूल में जाने पर ध्यान देने योग्य बातों के बारे में बताया। सेलेस्टियल कोर्ट का दौरा करने के बाद उन्हें सीधे आरोही पूल में जाने में सक्षम होना चाहिए। जो लोग आरोही पूल में प्रवेश करते हैं उनके लिए वे कितनी ऊर्जा अवशोषित कर सकते हैं और कितनी बार उनका जीवन आधार पुनर्जन्म ले सकता है, ये परिवर्तनशील था।
यह उनके विकास कौशल और जीवन आधार की शक्ति पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह पहले मोड़ के जीवन आधार को 5वें और 7वें मोड़ के बीच पहुंचने की अनुमति देता है। ऊपर जाना अधिक चुनौतीपूर्ण था। आखिरकार सभी को केवल 24 घंटे के लिए अंदर रहने की अनुमति थी, समय सीमित था और जीवन आधार को प्रत्येक पुनर्जन्म के लिए समय की आवश्यकता थी। शुरुआती पुनर्जन्मों में कम समय की आवश्यकता होती थी और आमतौर पर 24 घंटों के भीतर पूरा किया जा सकता था, लेकिन 5वें मोड़ के बाद समय की आवश्यकता काफी बढ़ गई और 24 घंटे पर्याप्त नहीं थे। शुरू में तियानजुन और लिनशेन ने सोचा कि बस वापस जाना है, स्वर्गीय न्यायालय को रिपोर्ट देना ही पर्याप्त था, लेकिन जब वे स्काई पिनेकल स्टार पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि स्वर्गीय सम्राट उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। दिव्य जाति के वर्तमान स्वर्गीय सम्राट स्काई आर्ट ने 1000 साल पहले सिंहासन संभाला था, लेकिन उन सभी वर्षों में स्वर्गीय सम्राट ने वास्तव में दिव्य दरबार में जो समय बिताया वह उन 1000 वर्षों के अधिशेष के बराबर भी नहीं था। सम्राट स्काई आर्ट से पहले दिव्य दरबार कई मंत्रियों और दिव्य जाति के स्वर्गीय सम्राट के बीच चर्चा के लिए स्थल के रूप में कार्य करता था, जिसमें तथाकथित दीन की उपस्थिति नहीं थी। हालांकि सम्राट स्काई आर्ट अपने आरोहण के बाद से ही हाथ खींचे हुए हैं। उन्होंने अपनी शक्ति उस समय के सबसे शक्तिशाली दिव्य N1 को सौंप दी है, जो अब दिव्य दरबार के डीन हैं। दिव्य दरबार के डीन का पद भी सम्राट स्काई आर्ट ने N1 के लिए बनाया था। कोई यह कह सकता है कि आज दिव्य जाति के भीतर यह N1 ही है जो वास्तव में प्रशासक के रूप में कार्य करता है। एन, तियान और ची परिवार, जिनमें से एन परिवार सबसे शक्तिशाली है क्योंकि सम्राट स्काई आर्ट की उत्पत्ति तियान परिवार से हुई है, सेलेस्टियल रेस के भीतर एक सम्मानजनक स्थान रखते हैं। दूसरी ओर ची परिवार सबसे दुखद रहा है। ची परिवार की पीढ़ियों ने प्रतिभाशाली और महान योद्धाओं को जन्म दिया है, जिनमें से कई अपने आप में शक्तिशाली नेता हैं, लेकिन ये ची परिवार है जिसने सबसे अधिक नुकसान उठाया है, जिसके सदस्य अन्य जातियों के खिलाफ हर युद्ध में हताहतों का बड़ा हिस्सा हैं। न केवल सम्राट स्काई आज सेलेस्टियल रेस के मामलों की उपेक्षा करता है, बल्कि वह बेहद संकी भी है, जिसे अंतहीन आविष्कारशील भी कहा जा सकता है। सम्राट स्काई आर्ट के लिए भोजन और आनंद में लिप्तता केवल बच्चों का खेल माना जा सकता है, ध्यान देने योग्य नहीं। लाखों जातियों में से पत्नियां चुनना, यात्रा निवास के रूप में उपयोग के लिए ग्रहों पर मनमाने ढंग से महल बनाना और क्रोध में लोगों या जनजातियों को मिटा देना, ये सभी सम्राट स्काई आर्ट के बुनियादी कार्य थे, जिनका उल्लेख करना शायद ही उचित हो। सम्राट स्काई आर्ट द्वारा किए गए बेतुके कार्य अधिकांश लोगों की कल्पना से परे हैं। निजी तौर पर तियानजुन ने लिनशेन और अन्य लोगों को एक घटना के बारे में बताया। स्काई आर्ट युग के 438वें वर्ष में सम्राट तियानशु, जो कई वर्षों से दिव्य दरबार में नहीं गए थे, अचानक वहां प्रकट हुए और बहुत क्रोध के साथ उन्होंने दी मैन जनजाति के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध शुरू करने का वास्तविक कारण अप्रासंगिक हो गया था। उस संघर्ष के परिणामस्वरूप 1000 से अधिक निर्वाण प्राणियों की मृत्यु हो गई, साथ ही अनगिनत आरोही और बेस वेरिएंट जीव भी नष्ट हो गए। उस युद्ध में कई ग्रह नष्ट हो गए, जिनमें से एक ग्रह जीवन का पोषण करता था। युद्ध शुरू होने के साथ ही रहस्यमय तरीके से समाप्त हो गया। जब इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जीत हाथ में लग रही थी, तभी सम्राट स्काई आर्ट ने अचानक से सेलेस्टियल रेस की सैन्य ताकतों के सर्वोच्च कमांडर को वापस बुला लिया, जिससे संघर्ष खत्म हो गया। बाद में यह समझा गया कि सम्राट स्काई आर्ट ने युद्ध शुरू करने का कारण केवल ये था कि जब उन्होंने स्टार चार्ट का अवलोकन किया तो उन्हें ये देखकर गुस्सा आया कि एक क्षेत्र में तारे जब जुड़े हुए थे तो सूअर जैसे दिख रहे थे। हालांकि कुछ तारे ऐसे थे जो अनावश्यक लग रहे थे, जिससे उन परेशान करने वाले ग्रहों को नष्ट करने की उनकी जुनूनी मजबूरी शुरू हो गई। सेलेस्टियल रेस के इतिहास में ऐसा मनमौजी शासक वाकई दुर्लभ है। तियानजुन ने लिनशेन और अन्य लोगों के साथ ये कहानियां साझा की और उन्हें सलाह दी कि वे स्वर्गीय सम्राट से मिलते समय अपने शब्दों और कार्यों में बेहद सतर्क और संयमित रहें, कभी भी उनकी इच्छा का खंडन न करें या उन्हें परेशान न करें। उस स्वामी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि आप एक योग्य सेवक हैं या नहीं। अगर वह आपको नापसंद करता है तो वह आपको बिना किसी हिचकिचाहट के मौके पर ही मार सकता है। अगर स्वर्गीय सम्राट ने लंबे समय से मामलों से निपटने से परहेज किया है तो उसने हमें क्यों बुलाया है? लिनशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ऐसे क्रूर और अप्रत्याशित सम्राट से मिलना निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं था। मुझे नहीं पता। तियानजुन ने तियानजिन को देखा और कहा, सावधान रहो, घर जाओ और पता लगाओ कि स्वर्गीय सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है और क्या किसी ने उनसे उनके बारे में बात की है। तुम दोनों वास्तव में जानते हो कि परेशानी कैसे पैदा की जाती है और अंत में यह मुझे ही है जिसे तुम्हारे बाद सफाई करनी है, तियानजिन ने एक आत्मसंतुष्ट स्वर में कहा, क्योंकि वह उस होटल से निकल रहा था जहां वे ठहरे हुए थे, जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर की ओर जा रहा था। हालांकि तियानजुन तकनीकी रूप से उसी घर का एक पारिवारिक सदस्य था, लेकिन ये तथ्य कि वह स्काई पिनेकल स्टार पर पहुंचने के बाद अपने परिवार के साथ नहीं रहा था, ये दर्शाता है कि उनके साथ उसके रिश्ते को शायद अब केवल खराब नहीं कहा जा सकता है।
आप लोग अभी आराम करें और बाद में मैं किसी को स्काई पिनिकल स्टार के सबसे व्यस्त इलाके में टहलने के लिए ले जाऊंगा। तियानजुन स्पष्ट रूप से लिन शेन और अन्य लोगों के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं थी। उसे यह पता लगाने की ज़रूरत थी कि स्काई पिनिकल स्टार में वास्तव में क्या चल रहा था। खाने के बिना ही तियानजुन होटल से निकल गई और न जाने कहाँ गायब हो गई। चूंकि स्काई पिनिकल स्टार पर जाना एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए लिन शेन और वेई ने टहलने का फैसला किया। स्काई पिनिकल स्टार वैसा कुछ भी नहीं था जैसा लिन शेन ने कल्पना की थी। वहाँ आधुनिक सुविधाएं थीं, लेकिन मीदू स्टार जैसी नहीं, जो हर जगह गगनचुंबी इमारतों से भरा हुआ था। इसके विपरीत स्काई पिनिकल स्टार पर शायद ही कोई विशेष रूप से ऊंची इमारतें थीं। इसके बजाय वहाँ कई छोटी 2 या 3 मंजिला इमारतें थीं, साथ ही कई आंगन और बगीचे भी थे। कुछ लोगों के पास अपने यार्ड में सब्जियों के बगीचे भी थे। आसमान में बहुत कम उड़ने वाले वाहन थे जिन्हें देखना लगभग बहुत मुश्किल था। सड़कों पर वहाँ स्वचालित ट्रैक जैसा कोई आधुनिक परिवहन नहीं था, लेकिन कुछ सेलेस्टियल अपने पालतू जानवरों की सवारी करते देखे जा सकते थे। स्काई पिनिकल स्टार पर शहर से गुजरना लगभग सादगी की वापसी जैसा लगा। शायद इसलिए क्योंकि शहर में कम निवासी थे, वहाँ बहुत ज़्यादा दुकानें नहीं थीं। इसके बजाय कुछ सड़कें थीं जहाँ बहुत से लोग स्ट्रीट स्टॉल लगा रहे थे, जो काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। लिन शेन और वेई वुफू सड़कों पर चले गए, अलग अलग एलियन स्टॉल मालिकों और उन सभी तरह की चीज़ों को देखते हुए जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। 10वीं बारी स्पिरिट बेस निर्वाण अंडा। लिन शेन और वेई वुफू ने बहुत देर तक ब्राउज नहीं किया था, इससे पहले कि उनके भाव और अधिक जटिल होते गए। इन साधारण स्टॉल में कई उच्च मूल्य वाली वस्तुएं थीं, जिन्हें लापरवाही से ज़मीन पर फेंक दिया गया था जैसे कि वे बेकार कबाड़ हों, जिससे उन्हें संदेह हुआ कि ये चीज़ें असली हैं या नकली। हाँ, उनके पास इसे खेलने के लिए स्टॉल भी हैं। लिन शेन एक छोटे से स्टॉल के सामने रुके, उस पर रखी वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। स्टॉल सिर्फ एक शतरंज की बिसात थी, जिस पर अंतिम गेम की स्थिति तय की गई थी। लिन शेन ने तुरंत स्थिति को पहचान लिया, क्योंकि जब वह एक बच्चा था और बाजार में खेलता था तो अक्सर एक अंधे व्यक्ति द्वारा उसके पैसे ठग लिए जाते थे जो अंतिम गेम सेट करता था। उस समय उसे यह नयापन लगा और वह खेलना नहीं जानता था। नियम सीखने के बाद वह चाहे जैसे भी खेले हार गया। लिन शेन उस समय युवा था और आसानी से हार स्वीकार नहीं करता था। वह घर गया और लंबे समय तक चीनी शतरंज का अध्ययन किया और अंधे व्यक्ति के अंतिम गेम को हल करने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस आया। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, अंधे व्यक्ति ने उस दौरान कई वर्षों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त धन कमाया। इस वजह से लिन शेन अपने तीसरे भाई से शतरंज सीखने भी गया, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि यह उसका पेशा नहीं है। वह केवल अंतिम गेम में रुचि रखता था। जब वास्तविक गेम खेलने की बात आई तो उसने रुचि खो दी। किसी भी मामले में उसके कौशल खराब थे और बहुत खराब थे, इसलिए उसने जल्दी ही रुचि खो दी। बाद में वह सड़क पर अंधे आदमी से दोस्ती करने में कामयाब हो गया और उसे शतरंज के अंतिम खेल की तैयारी के लिए कुछ नियमावली मिल गई, जिसके बाद उसने कड़ी मेहनत की। लिन शेन, जो आमतौर पर नाम याद रखने में परेशान नहीं होता था, ने उन अंतिम खेलों की नियमावली को याद कर लिया था। दुर्भाग्य से वह बस इतना ही खेल सकता था। अगर वह वास्तव में शतरंज का खेल खेलता तो कोई भी बूढ़ा आदमी जो खेलना जानता हो उसे बेसुध कर सकता था। वह शतरंज की दुनिया में वाकई एक अनोखा फूल था। लिन शेन ने उस स्टॉल मालिक की ओर देखा जिसने एंड गेम सेट किया था, एक और सेलेस्टियल, लेकिन थोड़ा बूढ़ा। उसके अस्त व्यस्त बाल चिकने थे और ज्यादातर भूरे हो गए थे। उसके पंखों पर कई पंख भी भूरे रंग के हो गए थे। ये सेलेस्टियल में बुढ़ापे का संकेत था, क्योंकि युवा पंखों के पंख बर्फ की तरह सफ़ेद होते हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ ही भूरे हो जाते हैं। सेलेस्टियल बूढ़ा लग रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उसके पंख सफ़ेद पंखों के बीच भूरे रंग के धब्बेदार थे। वह बिल्कुल एक जबरा सारस जैसा लग रहा था। स्काई पिनिकल स्टार पर मौसम काफ़ी गर्म था, शायद 40 डिग्री से ज़्यादा। ऐसे तापमान खेती करने वालों के लिए ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा घुटन महसूस हो सकती थी। ऐसे गर्म मौसम में ये जबरा बूढ़ा सेलेस्टियल वास्तव में एक मोटा सूती कपड़ा पहने हुए था, जिसकी आस्तीन उसने बिना धोए ही चमकीली कर दी थी। बूढ़ा अंधा आदमी, हालांकि आधा अंधा था और लगभग स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था, हमेशा खुद को साफ सुथरा रखता था। हालांकि ये जबरा बूढ़ा आकाशीय प्राणी दिखावे की परवाह नहीं करता था। उसके बाल कंधों तक पहुंचते थे, कई जगहों पर उलझे हुए थे और जाहिर तौर पर लंबे समय से बिना धुले थे। तुम ये खेल कैसे खेलते हो? लिन शेन ने नीचे बैठकर आकाशीय प्राणी से पूछा। एक राउंड खेलने के लिए 10 स्वर्गीय मुद्राएं, और अगर तुम जीत गए तो ये तुम्हारी होगी। जबरा बूढ़ा आकाशीय प्राणी ने अपने बगल में एक अंडे जैसी वस्तु की ओर इशारा करते हुए कहा, जो ऑब्सीडियन जैसी थी। ये किस तरह का अंडा है? लिन शेन ने इसका निरीक्षण किया, लेकिन इसका स्तर निर्धारित नहीं कर सका, हालांकि यह कम से कम क्रिस्टल बेस स्तर का था।
उत्थान स्तर पर एक उत्परिवर्तित जेड उत्तम जिसकी कीमत 10 मिलियन से कम नहीं है, झबरा बूढ़ा आकाशीय प्राणी ने कहा, हाथों को अपनी आस्तीन में डालकर उनसे अपनी नाक पोंछते हुए। बच्चे, उसकी बकवास मत सुनो। क्या आरोही स्तर का उत्परिवर्तन है? ये तो सिर्फ क्रिस्टल बेस स्तर का बीटल अंडा है, एक पड़ोसी स्टॉल मालिक ने मुंह मोड़कर कहा। उसने दयालुता से नहीं बल्कि अपनी खुद की जिज्ञासा के कारण बात की, जिसके कारण उसे शैगी ओल्ड सेलेस्टियल के कारण काफी पैसे गंवाने पड़े थे, जिससे वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। बेशक, मुख्य कारण ये था कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल कोई नियमित स्ट्रीट वेंडर नहीं था, बल्कि उसने हाल ही में यहाँ अपना स्टॉल शुरू किया था और वह अन्य पुराने विक्रेताओं से अच्छी तरह परिचित नहीं था। ठीक है, पैसे देना बस थोड़े मजे के लिए है, पुरस्कार क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिनशेन ने शैगी ओल्ड सेलेस्टियल से पूछने से पहले अपने बगल में स्टॉल मालिक से मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, आप इसे कैसे खेलते हैं? यह आसान है। लाल और काले पक्ष लड़ते हैं, शूरवीर एल आकार में चलता है, हाथी एक्स आकार में, रथ सीधा चलता है, तोप पहाड़ों पर छलांग लगाती है। शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने शतरंज के मोहरे उठाते हुए और लिनशेन को खेलना सिखाते हुए कहा। लिनशेन बेशक खेलना जानता था। न केवल वह खेलना जानता था, बल्कि वह ये भी जानता था कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल द्वारा निर्धारित अंतिम खेल को कनेक्टेड कैंप्स में आग लगाना के नाम से जाना जाता था। बूढ़े अंधे व्यक्ति ने उससे पैसे ठगने के लिए इस विशेष अंतिम खेल का इस्तेमाल किया था। ये पुष्टि करने के बाद कि लिनशेन खेलना जानता है, शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने कनेक्टेड कैंप्स में आग लगाना अंतिम खेल फिर से शुरू किया। लिनशेन की ओर खुशी से देखते हुए उसने कहा, एक राउंड के लिए 10 वर्गीय मुद्राएं। लाल पहले जाता है, आप लाल या काला चुन सकते हैं। यदि आप जीतते हैं तो जेड एक एक्विजिट अंडा आपका है। यदि आप हारते हैं या ड्रॉ करते हैं तो इसे नुकसान माना जाता है। चाहे आप जीतें या हारें, स्वर्गीय मुद्रा वापस नहीं की जाएगी। जैसे ही लिनशेन ने यह सुना, उसे पता चल गया कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल के कौशल बस इतने ही थे, संभवतः एक अधपका खिलाड़ी जिसने कुछ एंडगेम मैनुअल हासिल कर लिए थे और पैसे कमाने के लिए एक स्टॉल चलाना शुरू कर दिया था। सेटिंग फायर टू द कनेक्टेड कैंप्स एंड गेम को एक बार ड्रॉ माना जाता था, लेकिन कई लोगों द्वारा बहुत शोध करने के बाद यह एक ड्रॉ गेम नहीं पाया गया। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि लाल मोहरों वाला खिलाड़ी पहले चल सकता है और जल्दी जीत हासिल कर सकता है। इस प्रकार बूढ़ा अंधा व्यक्ति इस एंडगेम का उपयोग करके उन लोगों को लुभाने के लिए प्यार करता था जो इससे परिचित नहीं थे, और कई कुशल शतरंज खिलाड़ी जाल में फंस जाते थे, अक्सर लाल मोहरों को चुनते थे जो एक बड़ा फायदा और पहले चलने का विशेषाधिकार रखते थे। लाल मोहरे को जीतना आसान लगता है, ऐसा लगता है कि जीत से बस कुछ ही चालें दूर है, लेकिन अगर कोई इस एंडगेम की तरकीबें जानता है तो काले मोहरों से जीतने का एक तरीका है। तथ्य यह है कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने लिनशेन को लाल और काले रंग के बीच चयन करने दिया, जिससे पता चलता है कि उसे नहीं पता था कि काला रंग सेटिंग फायर टू द कनेक्टेड कैंप्स जीत सकता है। शायद उसके पास पहले से ही एक मैनुअल था जिसमें खेल को ड्रॉ माना जाता था, इसलिए उसे जीतने की उम्मीद थी, चाहे इसे कैसे भी खेला जाए। हे, बचपन में दी गई ट्यूशन फीस आखिरकार रंग ला रही है। लिनशेन ने काफी दिखावा किया, कुछ देर तक बोर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए आखिरकार शैगी ओल्ड सेलेस्टियल को देने के लिए 10 स्वर्गीय मुद्राएं निकालीं। युवक, क्या तुम लाल या काला खेलना पसंद करोगे? शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने पैसे लेते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ पूछा, लिनशेन की ओर ऐसे देखा जैसे वह परिवार का सदस्य हो। मैं काला लूंगा, लिनशेन ने कहा। तुम काला कैसे खेल सकते हो? काले पक्ष के लिए नुकसान बहुत बड़ा है, जीतने का मौका पाने के लिए तुम्हें लाल खेलना होगा, पास के एक स्टॉल के मालिक ने उसे विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। मैंने पहले ही चुन लिया है, चलो बस एक खेल खेलते हैं और देखते हैं, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए स्टॉल मालिक से कहा। स्टॉल मालिक के अनुसार उसने इस खेल में शायद काफी पैसे गंवा दिए हैं, अन्यथा उसे पता नहीं होता कि लाल रंग का खेल खेलने से उसे फायदा होता है। युवक उदार है, शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, शतरंज की बिसात को पलटते हुए, काले मोहरों को लिनशेन की तरफ लाते हुए, और सुस्ती से बोला, तो मैं पहली चाल चलूंगा। सर, कृपया, लिनशेन ने उत्तर दिया। शैगी ओल्ड सेलेस्टियल शांत और इत्मीनान से दिखाई दिया, 4 बिंदुओं पर रथ की चाल से शुरू करते हुए, जिसने लिनशेन को अंदर ही अंदर हंसाया, ये सोचकर कि यह खेल जीतने के बराबर है। लिनशेन ने मानक रणनीतियों के अनुसार खेला, लेकिन शैगी ओल्ड सेलेस्टियल उसकी कल्पना से कहीं अधिक कुशल निकला। काले मोहरे निराश लग रहे थे, लेकिन वास्तव में हर चाल एक जाल थी जो लगातार लाल मोहरों को अपने जाल में फंसाने के लिए उकसा रही थी। हालांकि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने इस जाल में नहीं फंसा। लिनशेन को तुरंत समझ आ गया, उसे एहसास हुआ कि शैगी ओल्ड सेलेस्टियल के पास कितना कौशल है। उसे बस अंतिम गेम का सही समाधान नहीं पता था और शायद वह पुराने गेम रिकॉर्ड का अनुसरण कर रहा था। शुरू में शैगी ओल्ड सेलेस्टियल के बारे में सहजता का भाव था, लेकिन जैसे जैसे खेल गहरा होता गया, लाल मोहरों का शुरुआती लाभ एक पल में ही गायब हो गया।
शैगी ओल्ड सेलेस्टियल की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई, और जो शतरंज के मोहरों को लापरवाही से रखने से शुरू हुआ, वह प्रत्येक चाल से पहले लंबे समय तक चिंतन में बदल गया। तो इसे इस तरह से खेला जा सकता है। पास के स्टॉल के मालिक भी देखने के लिए पास आए, आश्चर्य में हौंकते हुए काफी दर्शकों को आकर्षित किया। दुर्भाग्य से स्काई पिनेकल स्टार पर बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि चीनी शतरंज क्या है, नियमों को समझने में असमर्थ थे, और अधिकांश ने जल्दी ही रुचि खो दी और तितर-बितर हो गए। झबरा बूढ़ा आकाशीय अब सीधा बैठ गया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। झबरा बूढ़े आकाशीय के माथे पर पसीने की बूंदें कई गुना बढ़ गईं। इस बिंदु पर लिन शेन ने झबरा बूढ़े आकाशीय का सम्मान करना शुरू कर दिया था। सही समाधान जाने बिना इस स्तर तक खेलने में सक्षम होना दिखाता है कि उसके शतरंज के कौशल साधारण नहीं थे, लिन शेन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन झबरा बूढ़ा आकाशीय ने अचानक शतरंज का टुकड़ा बोर्ड पर फेंक दिया और लिन शेन को ध्यान से देखा। यह क्या है? मुकरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लिन शेन ने उसका सम्मान किया, अगर बूढ़ा आदमी धोखा देने की कोशिश करता तो वह बर्दाश्त नहीं करता। तुम जीत गए, मैं हार मानता हूँ। झबरा बूढ़े आकाशीय ने बगल से एक काला अंडा उठाया और उसे लिन शेन की ओर फेंक दिया। अपनी आंखें मूंदते हुए उसने पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है? तियान, लिन शेन ने सहजता से उत्तर दिया। तियान, मैं तुम्हें याद रखूंगा। हम किसी और दिन फिर खेलेंगे, शैगी ओल्ड सेलेस्टियल ने अपना सामान पैक करके जाते हुए कहा। मत जाओ, क्या तुम हार स्वीकार नहीं कर सकते? खेल हारने के बाद भाग रहे हो। तुम्हारा सम्मान कहाँ है? स्टॉल मालिक ने शैगी ओल्ड सेलेस्टियल की पीछे हत्ती पीठ पर उपहास किया। लिन शेन ने जीता हुआ अंडा थाम लिया और बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि बचपन में दी गई ट्यूशन फीस कभी उसे वापस मिल सकती है। इस अंडे की गुणवत्ता और ग्रेड महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि यह उसके बचपन के खिलौनों से जीता गया था। अब मुझे कौन बर्बादी कह सकता है? मैं सच में दूरदर्शी था। मैंने अपने बचपन में सिर्फ आज के दिन की तैयारी के लिए इतना पैसा खर्च किया था। इस अंडे का मूल्य उस समय खर्च किए गए पैसे से कहीं ज्यादा है। लिन शेन को आखिरकार एक बच्चे के रूप में अपने बेकार व्यवहार के लिए एक बहाना मिल गया। अपनी युवावस्था में बेतहाशा फेंके गए तीर आखिरकार इतने सालों बाद सिर्फ किस्मत से निशाने पर लगे। इसे फूटना ही चाहिए, इसे बाहर आना ही चाहिए। ये भावनात्मक मूल्य वाला एक पालतू जानवर है, लिन शेन ने तय किया। इसके स्तर की परवाह किए बिना इसे सेने का दृढ़ निश्चय किया। अंडे को सुरक्षित करने के बाद दोनों सड़कों पर घूमते रहे। लिन शेन मुख्य रूप से पालतू अंडों को देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें कोई अग्नि बीज मिल जाए। दुर्भाग्य से स्काई पिनेकल स्टार जैसी जगह पर भी उसे अग्नि बीज का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे लिन शेन को संदेह हुआ कि स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी के अलावा अन्य अग्नि बीज केवल मानव मात्र ग्रह पर ही मौजूद हो सकते हैं। हालांकि उसे कोई अग्नि बीज नहीं मिला, लेकिन उसने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ के स्टॉल छिपे हुए खजानों से भरे हुए थे। लिन शेन ने किसी को निर्वाण स्तर के पालतू कैप्सूल बेचते हुए भी देखा। स्टॉल पर कई उच्च स्तरीय सामग्रियां लापरवाही से प्रदर्शित की गई थीं, जो काफी सस्ती लग रही थीं, लेकिन मांगी गई कीमतें चौंकाने वाली थीं। कई दिनों तक स्काई आज सम्राट ने लिन शेन और अन्य लोगों को नहीं बुलाया, न ही सेलेस्टियल कोर्ट उन्हें दिए जाने वाले पुरस्कार जारी कर सका। तियानशिन जानकारी इकट्ठा करने से लौटी और उसने स्काई आज सम्राट के स्थान पर किसी के बारे में चर्चा करते हुए कुछ नहीं सुना, न ही उसे समझ में आया कि स्काई आज सम्राट उन्हें क्यों बुलाना चाहते थे। ऐसे तुच्छ मामलों के लिए स्काई आज सम्राट पूछने की जहमत नहीं उठाता, और शायद ऐसे छोटे मामलों के बारे में जानता भी नहीं होगा क्योंकि सेलेस्टियल कोर्ट ने पहले ही उनसे निपट लिया था। एकत्रित जानकारी से ऐसा लगता है कि स्काई आज सम्राट ने अनजाने में इस मामले के बारे में सुना था और अचानक 3 मनुष्यों को देखने के लिए प्रेरित हुआ था जो सेलेस्टियल रेस का प्रतिनिधित्व करते थे और फ्लेरेला के आदेश के तहत जीत हासिल करते थे। समस्या यह है कि स्काई आज सम्राट द्वारा उन्हें देखने की यह सन की इच्छा जाहिर तौर पर स्काई पिनेकल स्टार पर पहुंचने तक भूल गई थी। कौन जानता है कि उन्हें कब बुलाया जाएगा? अगर ये देरी जारी रही तो लिन शेन और उनके साथी स्काई पिनेकल स्टार पर बुलाए जाने का इंतजार कर सकते थे, बिना उन पुरस्कारों को प्राप्त किए जो उनके अधिकार में थे। अगर स्काई आज सम्राट को कभी याद नहीं आया तो लिन शेन और उनके साथी एक गंभीर स्थिति में होंगे, समय बर्बाद किए बिना छोड़ने या रहने में असमर्थ होंगे। तियानशिन को उनके दुर्भाग्य पर खुशी हुई, बस स्काई पिनेकल स्टार पर बस जाओ। स्वर्गीय सम्राट के बुलाने से पहले कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण की तरह है। सौभाग्य से यह मामला उन्हें लंबे समय तक परेशान नहीं करता था। तियानजुन ने कुछ संबंध बनाए, कुछ उपहार दिए, और स्वर्गीय सम्राट के किसी करीबी ने तियानजुन से वादा किया कि वे जल्द ही स्वर्गीय सम्राट को इस मामले की याद दिलाने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोज लेंगे। लेकिन यह उपयुक्त अवसर क्या होगा, किसी को नहीं पता था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
जिस व्यक्ति से मैंने संपर्क किया है वह वर्तमान में स्काई आर्ट सम्राट की सबसे पसंदीदा शाही पत्नी है, जो अनुग्रह और अनुग्रह का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि उसके हस्तक्षेप से यह मुद्दा जल्दी से हल हो जाएगा, तियानजुन ने सांत्वना दी। बहन, क्या आप उस मयूर कबीले की महिला का जिक्र कर रही हैं जिसे स्वर्गीय सम्राट ने स्वर्गीय पत्नी का नाम दिया है? तियानजिन ने कुछ आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल, तियानजुन ने सिर हिलाया। तियानशिन ने प्रसन्नता से कहा, बहन, आपने स्वर्गीय संगिनी के साथ कब संबंध स्थापित किया? क्या वह उतनी ही अतुलनीय रूप से सुंदर है जितनी की किंवदंतियों में कहा गया है? आप इस तरह के शब्दों को दूसरी बार न दोहराएं, नहीं तो आप अपने पूरे कबीले पर विपत्ति लाएंगे और उन्हें आपके साथ दफनाने के लिए मजबूर करेंगे, लॉर्ड तियानजुन ने तियानशिन से सख्ती से कहा। ये सुनकर तियानशिन ने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ करें चचेरे भाई, मैं बस एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। लॉर्ड तियानशुन ने सिर हिलाया, फिर लिनशेन और अन्य लोगों से कहा, यही बात आप सभी पर भी लागू होती है, चाहे आप कहीं भी हों। स्वर्गीय पत्नी के बारे में कभी बुरा न बोलें। वह स्वर्गीय सम्राट की सबसे प्रिय पत्नी है। स्वर्गीय सम्राट ने पहले सभी कुलों से अनगिनत सुंदरियों को चुना था, लेकिन अब वह केवल स्वर्गीय पत्नी का पक्षधर है। यही बात उसकी दुर्जय स्थिति को दर्शाती है। किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर नहीं किया जाना चाहिए। लिनशेन ने कहा, उसने हम पर उपकार किया है, हम अभी भी उसका अनादर करने के लिए कृतज्ञ महसूस करने में इतने व्यस्त हैं। लॉर्ड तियानशुन ने सिर हिलाया और कहा, यह सोचने का सही तरीका है। यहाँ आराम से बैठो और तुम्हें कुछ दिनों में खबर मिल जाएगी। वास्तव में लॉर्ड तियानशुन के बोलने के ठीक 2 दिन बाद शाही महल से कोई व्यक्ति उन्हें सूचित करने आया कि उन्हें आकाश कला सम्राट से मिलने के लिए शाही महल जाना है। शाही महल में पहुंचने के बाद लिनशेन और वेई वुफू इंतजार कर रहे थे। तभी ओयांग यूडू भी आ गया और तीनों ने बुलाए जाने का इंतजार किया। जब आप बाद में लॉर्ड हेवनली सम्राट से मिलें तो अपना सिर नीचे झुकाएं और लॉर्ड हेवनली सम्राट की ओर सीधे न देखें, ताकि उनकी राजसी उपस्थिति को ठेस न पहुंचे। एक दिव्य व्यक्ति जो आगे चल रहा था, उसने उन्हें एक सलाह भी दी। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भगवान, लिनशेन ने कहा और उसने दिव्य व्यक्ति को कुछ दिया। दिव्य व्यक्ति ने उस वस्तु पर नजर डाली और उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। आप लॉर्ड तियानशुन के अधीन हैं। लॉर्ड तियानशुन ने हमारे क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भले ही उनकी उपलब्धियों के लिए नहीं, लेकिन उनकी कड़ी मेहनत ही मान्यता की हकदार है। मैंने हमेशा लॉर्ड तियानशुन की बहुत प्रशंसा की है और मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा, निश्चिंत रहें। आपकी धार्मिकता की बहुत सराहना की जाती है, लिनशेन ने झुकते हुए गंभीरता से कहा। बहुत अच्छा, स्वर्गीय सम्राट से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। आज उनका मूड अच्छा है। वे जो भी पूछें बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दें और सबसे बढ़कर धोखा न दें। बस ठीक से उत्तर दें और सब ठीक हो जाएगा। दिव्या ने उन्हें शानदार महल में ले जाने से पहले सलाह दी, जहां स्वर्गीय सम्राट रहते थे। लिनशेन और अन्य लोगों ने सोचा था कि उन्हें भव्य परिषद हॉल में बुलाया जा रहा है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उन्हें शानदार महल में ले जाया गया, जहां स्वर्गीय पत्नी रहती थी। एक बार जब उन्हें शानदार महल में लाया गया तो उन तीनों ने दिव्य की सलाह पर ध्यान दिया और अपने सिर झुकाए, इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। महल के हॉल में प्रवेश करने पर उन तीनों ने दिव्य की सलामी दी और फिर सिर नीचे करके खड़े हो गए, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। अपना सिर उठाओ, लिनशेन ने ऊपर के भव्य हॉल से आती एक प्रभावशाली आवाज सुनी। दिव्य के निर्देशानुसार उसने स्वर्गीय सम्राट के कहे अनुसार किया और जल्दी से अपना सिर उठाया। उसने सोचा था कि वह स्वर्गीय सम्राट को देख पाएगा, लेकिन ऊपर देखने पर उसने पाया कि एक मोती का पर्दा उसके दृश्य को बाधित कर रहा था, जिसके पीछे किसी की केवल एक अस्पष्ट झलक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। अपना नाम बताओ, मोती के पर्दे के पीछे से आवाज ने फिर से आदेश दिया। उन तीनों ने एक एक करके अपने नाम बताए, जिसमें लिनशेन ने तियान नाम का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा, तुमने हमारे कबीले के लिए भयंकर अग्नि सितारा को बहादुरी से पुनः प्राप्त किया है, जो एक बड़े इनाम का हकदार है, स्वर्गीय सम्राट ने उदासीनता से कहा। तुम्हारी राय में इनाम क्या होना चाहिए, मेरी प्यारी पत्नी? चलो उन्हें प्रत्येक को एक कप स्वर्गीय तरल से पुरस्कृत करते हैं, स्वर्गीय पत्नी ने सुझाव दिया, क्योंकि उसने स्वर्गीय सम्राट के लिए एक कप में स्वर्गीय तरल डाला। तो ठीक है, अगर पत्नी ने कहा है तो प्रत्येक को एक कप स्वर्गीय तरल दिया जाए, स्वर्गीय सम्राट ने बेपरवाही से कहा। स्वर्गीय सम्राट की आवाज धीमी हो गई और मन के वाले पर्दे के पीछे आकृतियां हिलने लगीं। कुछ ही देर में एक दिव्य युवती मन के वाले पर्दे को अलग करके बाहर निकल गई। लिनशेन ने अपना सिर नीचे किया, अपनी आंख के कोने से पर्दे के अंदर के दृश्य को देखा। वह केवल एक सोफे जैसा कुछ देख सकता था जिस पर 2 लोग बैठे थे। जैसा कि उसने हमेशा अपना सिर नीचे रखा था, लिनशेन ने केवल पैर और पिंडलियों के कुछ हिस्से देखे। लेकिन इस संक्षिप्त नज़र ने उसके दिल में एक झटका दिया, जिससे वह लगभग अपना संयम खो बैठा। मोज़ेक, उसने वास्तव में फिर से एक मोज़ेक देखा था।
हालांकि उसने पूरी तस्वीर नहीं देखी थी, केवल पैर और पिंडलियां, लेकिन वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि मोज़ेक किसका था। आकाश कला सम्राट के अलावा केवल एक ही व्यक्ति था जो मन के वाले पर्दे के पीछे सोफे पर बैठने के योग्य था। ओह लानत है, क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? स्वर्गीय पत्नी पर अग्नि बीज कैसे प्रकट हो सकता है? वह आकाश कला सम्राट की सबसे प्रिय शाही पत्नी है। आकाश कला सम्राट की क्रूरता और बेतुकेपन के साथ स्वर्गीय पत्नी पर सिर्फ 2 बार नजर डालने से सिर कट सकता है। स्वर्गीय पत्नी की गोद में एक रात बिताने की ख्वाहिश रखने पर यह संभावना है कि न केवल पूरा कबीला बल्कि घर की चींटियां भी खत्म हो जाएंगी। लिन शेन ने अनगिनत विचार सोचे, लेकिन सबसे सीधा विचार यह था कि वह अपनी स्वर को चुनौती देने वाली हड्डी को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। नैतिकता या क्षमता के स्तर पर स्वर्गीय पत्नी पर अग्नि बीज कुछ ऐसा था जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता था। जब लिन शेन अपने नाटकीय आंतरिक एकालाप में लिप्त था तो महिला दिव्य पहले से ही एक ट्रे लेकर उनके सामने आ गई थी। ट्रे पर 3 छोटे कप थे और स्वर्गीय सम्राट को धन्यवाद देने के बाद उनमें से प्रत्येक ने एक कप लिया। अपने कप पकड़े हुए स्वर्गीय सम्राट की आवाज़ फिर से उठी, ज्वाला के सागर में अपने समय के दौरान आपने फ्लेरेला को अपनी आंखों से देखा होगा। वह किंवदंतियों से कैसे तुलना करती है? स्वर्गीय सम्राट ने जो कहा उसे सुनकर लिन शेन ने तुरंत अंदर ही अंदर शाप दिया, यह एलएसपी, उसने हमें सिर्फ फ्लेरेला की सुंदरता पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। फिर भी इस तरह के सवाल का जवाब देना मुश्किल था। अगर उसने स्वीकार किया कि फ्लेरेला वास्तव में सुंदर थी तो स्वर्गीय पत्नी वहीं थी और स्वर्गीय सम्राट के साथ उनकी त्वरित मुलाकात भी स्वर्गीय पत्नी द्वारा ही की गई थी। स्वर्गीय पत्नी के सामने फ्लेरेला की सुंदरता की प्रशंसा करना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर उसने कहा कि वह सुंदर नहीं थी तो पहले से ही दिव्य ने उन्हें चेतावनी दी थी, उन्हें स्वर्गीय सम्राट को धोखा नहीं देना चाहिए। अपना कप पकड़े हुए लिन शेन ने जवाब दिया, मेरे दृष्टिकोण से फ्लेरेला एक सुंदरी है और उसके बारे में कुछ बहुत ही अनोखा है। ओह, उसमें क्या खास बात है? मुझे और बताओ। स्वर्गीय सम्राट ने दिलचस्पी दिखाई, उसकी आवाज़ में कुछ अधिकार खो गया। जहाँ तक मुझे पता है फ्लेरेला की उम्र 400 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा, अगर दी मैन जनजाति के लोग उसे ऐसे घेरे न होते जैसे सितारे चांद को घेरे रहते हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि वह फ्लेरेला है। वह एक असली जवान लड़की की तरह दिखती है, लिन शेन ने कहा। यौवन को बनाए रखने की कला के बावजूद और उसके चेहरे पर समय के कोई निशान न होने के बावजूद जीवन के अनुभवों के अवशेष किसी व्यक्ति की आंखों और व्यवहार को बदल सकते हैं। दिखने में चाहे कितनी भी जवान क्यों न हो, 400 से ज़्यादा सालों के बाद भी लड़की होने का एहसास बनाए रखना असंभव है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलत नहीं हो? स्वर्गीय सम्राट ने दिलचस्पी से पूछा। मुझे भी नहीं पता कि मैं गलत हूं या नहीं, शायद मेरा स्तर बहुत कम है और मेरी दृष्टि अपर्याप्त है। लेकिन फ्लेरेला वास्तव में एक लड़की की तरह शुद्ध और युवा दिख रही थी, जिसमें समय का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लिन शेन ने अपना सिर नीचे करके कहा, तुम दोनों के बारे में क्या ख्याल है? स्वर्गीय सम्राट ने वेई वुफू और ओयांग यूडू से पूछा। वही, वेई वुफू ने उत्तर दिया। ओयांग यूडू ने कहा, फ्लेरेला वास्तव में एक युवा लड़की की तरह लग रही थी, उसकी आंखें अभी भी साफ थीं, उसमें समय के साथ आने वाली परिपक्वता की कमी थी। तो ऐसा लगता है कि वह वास्तव में काफ़ी खास थी। यह अफसोस की बात है कि फ्लेरेला आग के सागर में मर गई, अन्यथा मैं खुद उससे मिलना चाहता। स्वर्गीय सम्राट ने खेद व्यक्त किया। आप तीनों में से क्या कोई पेंटिंग की कला में कुशल है जो फ्लेरेला की उपस्थिति को कैद करने में सक्षम है? पर्दे के पीछे से स्वर्गीय पत्नी की आवाज़ पुकारी, उसका स्वर ठंडा लेकिन सुखद था। लिन शेन ने बस अपना सिर हिलाया। वह सबसे अच्छा एक छड़ी का चित्र बना सकता था, वह फ्लेरेला की समानता को पकड़ने में असमर्थ था। वेई वुफू ने भी अपना सिर हिलाया और ओयांग यूडू ने कहा, मेरे पास पेंटिंग में कुछ कौशल है, लेकिन ये फ्लेरेला की सुंदरता को व्यक्त करने के लिए औसत और अपर्याप्त है। ओयांग यूडू को ये कहते हुए सुनकर स्वर्गीय सम्राट ने और भी अधिक खेद के साथ टिप्पणी की, वास्तव में सुंदरता का मामला जल्दी मृत्यु के लिए अभिशप्त है। मुझे उसका चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं मिला है और वह पहले ही मर चुकी है, ये दुनिया का दुर्भाग्य है। लिन शेन ने खुद से सोचा, ये तथ्य कि वह तुम्हें दिखाई नहीं दी है, इसे सौभाग्यशाली माना जाना चाहिए। आओ, फ्लेरेला के सम्मान में हम इस प्याले को एक साथ पीते हैं, स्वर्गीय सम्राट ने कहा और फिर उसने अपना प्याला उठाया और एक घूंट में उसे खाली कर दिया। हालांकि लिन शेन और अन्य लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि आखिरकार उनके कपों की सामग्री पीने का समय आ गया है। इस प्रकार उनमें से प्रत्येक ने अपने कपों को अपने होठों तक उठाया और एक ही घूंट में साफ पानी जैसा तरल पी लिया। लिन शेन ने मन ही मन उपहास किया, फ्लेरेला दिव्य जाति की दुश्मन थी और आप, दिव्य जाति के एक सम्राट, उसकी मृत्यु पर शोक मना रहे हैं और उसके सम्मान में टोस्ट कर रहे हैं। ये सम्राट तियानशु वास्तव में बेतुका है। स्वर्गीय तरल सुगंधित था और एक हल्के पेय की तरह स्वाद था। पहले तो कोई विशेष सनसनी पैदा नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही स्वर्गीय तरल पेट में प्रवेश किया, एक ठंडी सनसनी तेजी से पूरे शरीर में फैल गई, तुरंत एक भयंकर बाढ़ में बदल गई जिसने लिन शेन को लगभग ऐसा महसूस कराया जैसे उसका शरीर चीर दिया जा रहा हो। यह क्या चीज़ है? स्वर्गीय सम्राट हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहा है ना? लिन शेन ने देखा कि उसके आसपास की दिव्य युवतियों में कोई परेशानी का संकेत नहीं था और फिर उसने सोचा कि अगर दिव्य सम्राट उन्हें मारना चाहता है तो उसे ऐसे तरीकों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बगल में ओयांग यूडू और वेई वुफू को देखते हुए ये स्पष्ट था कि वे एक ही तरह की परीक्षा से गुजर रहे थे, प्रत्येक ने इसे बड़ी कठिनाई से सहन किया। लिन शेन ने महसूस किया कि उसके भीतर की हिंसक शक्ति, हालांकि भयंकर थी, वास्तव में उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसके बजाय यह उसके सिस्टम से अशुद्धियों को दूर कर रही थी, जिसने उसे थोड़ा आश्वस्त किया। जैसे जैसे शक्ति अधिक से अधिक क्रूर होती गई, लिन शेन अब विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने पूरी तरह से विकास सिद्धांत की खेती पर ध्यान केंद्रित किया और धीरे धीरे उस शक्ति को अपनी ताकत में आत्मसात कर लिया। उसे नहीं पता था कि बल को वश में करने और धीरे धीरे उसके शरीर में एकीकृत होने से पहले कितना समय बीत गया था, और लिन शेन ने आखिरकार अपनी आंखें खोलते हुए एक लंबी सांस ली। चारों ओर देखने पर उसने पाया कि आगे का मोतियों वाला पर्दा खुला हुआ था, दो भागों में विभाजित था और दोनों तरफ स्तंभों पर लटका हुआ था। वह पर्दे के पीछे एक सोफे जैसा कुछ देख सकता था, लेकिन अब वहां कोई नहीं बैठा था। स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय संगिनी दोनों जा चुके थे। भगवान तियान, आपने स्वर्गीय द्रव को इतनी जल्दी पचा लिया है, आप वास्तव में एक विलक्षण व्यक्ति हैं, दिव्य व्यक्ति ने कहा जो उन्हें वहां लाया था और उन्हें निर्देश दिए थे, बड़े मुस्कुराते हुए। लिन शेन को लगा कि उसका रवैया कुछ अजीब था। हालांकि वह पहले भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर चुका था, ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानजुन ने उस पर एक एहसान किया था और लिन शेन ने भी उसे बदले में कुछ दिया था। लेकिन अब उसके चेहरे पर चापलूसी की झलक दिख रही थी। भगवान, मैं आपका सम्मान स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता, कृपया मुझे सिर्फ तियान कहें, लिन शेन ने कहा। सेलेस्टियल ने जल्दी से मुस्कुराते हुए चेहरा बनाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे भगवान मत कहो, मुझे ही तुम्हें भगवान कहना चाहिए। अब से मुझे बस जियो ल्यूजी कहो। भगवान, स्वर्गीय सम्राट ने पहले ही तुम्हें सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का डीन नियुक्त कर दिया है, अब से तुम सम्मानित डीन होगे। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट, डीन, वह क्या है? लिन शेन पूरी तरह से हैरान था। उसने सेलेस्टियल रेस के भीतर केवल सेलेस्टियल कोर्ट के बारे में सुना था। उसने इस सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के बारे में कभी नहीं सुना था, न ही उसे पता था कि यह किस लिए है। जियाओ ल्यूजी ने लिन शेन को एक कार्ड दिया, जो लिन शेन का पहचान प्रमाण था। वह किसी भी समय सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में जा सकता था और अपनी नियुक्ति के लिए समय दर्ज कर सकता था। श्री ल्यूजी, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट वास्तव में क्या है? चूंकि सेलेस्टियल ने लिन शेन से उसे जियाओ ल्यूजी कहने पर जोर दिया था, इसलिए लिन शेन के पास अपने गृहनगर की परंपरा का पालन करने और सम्मान की उपाधि जोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जैसे दूसरे उसे मिस्टर लिन शेन कहते हैं। लॉर्ड तियान, कृपया मुझे ऐसा न कहें, आप सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में एक विभाग के प्रमुख हैं, मैं इस तरह का सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियाओ ल्यूजी ने बार बार अपने हाथ हिलाए। तो आपको मिस्टर एन6 कहना ठीक रहेगा, है न? लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री एन6, सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट वास्तव में क्या है और स्वर्गीय सम्राट ने मुझे इसका प्रमुख क्यों नियुक्त किया? चूंकि तुमने मुझे मिस्टर एन6 कहा है, इसलिए मैं थोड़ा घमंड करूंगा। छोटे भाई, तुम किस्मत वाले हो। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट एक विशेष विभाग है जो भगवान स्वर्गीय सम्राट के दिल के करीब है। भविष्य में तुम्हें मेरी और ज्यादा देखभाल करनी होगी। मिस्टर एन6 ने अपनी आवाज कम की और लिन शेन से कहा। आश्वस्त रहो मिस्टर एन6, अब से हम भाई हैं, किस्मत को एक साथ बांटेंगे और मुश्किलों का सामना करेंगे, लिन शेन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। छोटे भाई, तुम वाकई जानते हो कि कैसे व्यवहार करना है, मिस्टर एन6 ने दिल खोलकर हंसा। लिन शेन इस बारे में और जानना चाहता था कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट ने क्या किया जब उसने देखा कि वेई वुफू और ओयांग यूडू ने भी स्वर्गीय तरल को अवशोषित कर लिया था और खड़े हो गए थे। ठीक है, देर हो रही है, शाही महल के अंदर अब और देर मत करो, मैं तुम्हें अभी बाहर ले जाऊंगा। मिस्टर एन6 ने उन्हें वापस उसी रास्ते से ले गया जिस रास्ते से वे आए थे और शाही महल से चले गए थे। श्री एन6 ने उन्हें शाही महल के द्वार तक पहुंचाया। जाने से पहले उन्होंने लिन शेन से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में अपना पद संभाल लें। लिन शेन ने उन्हें रोका और एक और सवाल पूछा, क्या वेई वुफू और ओयांग यूडू को कोई पद दिया गया है? श्री एन6 ने अपना सिर हिलाया और लिन शेन के कान में फुसफुसाया, छोटे भाई, स्वर्गीय सम्राट का शाही अनुग्रह हर किसी के लिए योग्य नहीं है। अपने अवसर को अच्छी तरह से समझें, उन मामलों में हस्तक्षेप न करें जो आपसे संबंधित नहीं हैं, और केवल भगवान स्वर्गीय सम्राट की सेवा पर ध्यान केंद्रित करें। श्री एन6, मैं आपकी सलाह मानूंगा। लिन शेन केवल वेई वुफू और ओयांग यूडू को अपने साथ वापस ले जा सका।
तियानजुन और तियानशिन उनके होटल लौटने का इंतजार कर रहे थे। वेई वुफू और लिनशेन को वापस आते देखकर उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि यह कैसा रहा। लिनशेन ने सम्राट तियानशु के साथ हुई मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया और तियानशुन को आखिरकार राहत महसूस हुई। स्वर्गीय तरल शरीर को शुद्ध कर सकता है। ये स्वर्गीय सम्राट का विशेष पेय है जिसे दूसरों को शायद ही कभी पीने का मौका मिलता है। यह आपके भविष्य के निर्वाण को भी लाभ पहुंचाएगा। हमें बाद में उनकी मदद के लिए स्वर्गीय पत्नी को धन्यवाद देना होगा। ओह, स्वर्गीय सम्राट ने मुझे दिव्य गुरु संस्थान का प्रमुख भी नियुक्त किया है। ये दिव्य गुरु संस्थान वास्तव में क्या करता है? लिनशेन ने कार्ड तियानशुन को सौंप दिया। तियानशुन का चेहरा अचानक बदल गया और उसने कार्ड छीन लिया। इससे पहले कि उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक जटिल हो जाए, उसने इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की। क्या बात है? क्या दिव्य गुरु संस्थान का प्रमुख होने में कुछ गड़बड़ है? लिनशेन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तियानजुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में कोई समस्या नहीं है, लेकिन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट स्वर्गीय सम्राट द्वारा स्थापित एक विभाग है जो सीधे उनसे आदेश लेता है। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट की किसी भी कार्रवाई के लिए सेलेस्टियल कोर्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल स्वर्गीय सम्राट को जवाब देने की जरूरत है। लगता है कि इसमें बहुत शक्ति है, लिनशेन ने कहा, यह महसूस करते हुए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तियानजिन हंसे, इसे अच्छे से कहें तो ये केवल स्वर्गीय सम्राट को जवाब देता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये स्वर्गीय सम्राट के कुत्ते की तरह है जिसे लोगों को काटने का काम सौंपा गया है। चाहे वह अन्य जातियों से सुंदरियों को चुनना हो, उन लोगों को मारना हो जो स्वर्गीय सम्राट की अवज्ञा करते हैं और उनके बारे में गपशप करते हैं, या स्वर्गीय सम्राट के लिए विदेशी खजाने इकट्ठा करने और उनका मनोरंजन करने के लिए बाहर जाना हो, ये सभी कार्य सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के पास आते हैं। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। क्या ये स्वर्गीय सम्राट के निजी रक्षक होने जैसा नहीं है? लिनशेन को लगा कि यह जगह काफी अच्छी लग रही है, कुछ सुविधाओं वाला एक विभाग। बुरा नहीं। अगर कोई दिव्य न्यायालय नहीं होता तो यह विभाग वाकई बुरा नहीं होता। दुर्भाग्य से हमारे लिए दिव्य जाति के पास एक दिव्य न्यायालय है और उस पर दिव्य न्यायालय का एक डीन है। दिव्य मास्टर संस्थान के पिछले प्रमुख को स्वयं दिव्य न्यायालय के डीन के हाथों मार दिया गया था क्योंकि उसने अपराध किए थे, तियानशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या स्वर्गीय सम्राट को परवाह नहीं है? लिनशेन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। एक मृत कुत्ते की जगह 10-100 अन्य कुत्ते ले सकते हैं। दिव्य न्यायालय का डीन वह स्तंभ है जो हमारी जाति को सहारा देता है। स्वर्गीय सम्राट हजारों वर्षों से शांति का आनंद लेने में सक्षम है क्योंकि उसके पास आगे से उसका समर्थन करने के लिए ये लॉर्ड डीन है। यदि आप स्वर्गीय सम्राट होते तो क्या आप इस मामले में परेशान होते? एक मुस्कान के साथ, जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी, तियानशिन ने लिनशेन को देखा और कहा, स्वर्गीय सम्राट को इसमें शामिल होना चाहिए। गंदे और थकाऊ कामों को सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छा करने की उम्मीद की जाती है, खराब करने पर स्वर्गीय सम्राट का भयंकर क्रोध आता है जिसका आप सामना नहीं कर सकते। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट इन गंदे और थकाऊ कामों को संभालने के बाद सेलेस्टियल कोर्ट के महान डीन को नाराज करता है, उसे अनिवार्य रूप से आपसे निपटना होगा। सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख होना एक कृतघ्न काम है जहां एक भी गलती आपकी जान ले सकती है। लिनशेन जितना ज्यादा सुनता उतना ही उसे लगता कि डीन होना अच्छी बात नहीं है, फिर भी उसके पास मना करने की शक्ति भी नहीं थी। मैं सिर्फ एक तुच्छ मानव आरोही हूं और यह स्काई पिनेकल स्टार पर मेरा पहला समय है। स्वर्गीय सम्राट मुझे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख क्यों बनाना चाहेंगे? लिनशेन को बेहद निराशा हुई। मुझे लगता है कि आपकी अंतर्निहित सस्ती आभा का पता चल गया है। आप इन गंदे और थकाऊ कार्यों के लिए पैदा हुए थे, यही वजह है कि स्वर्गीय सम्राट ने आपको पसंद किया है। अन्यथा वह वेई या ओयांग युडू को कोई पद क्यों नहीं देगा? तियानशिन ने अपने दुर्भाग्य पर खुशी मनाते हुए कहा। ये पूरी तरह से लाभ के बिना नहीं है। आखिरकार सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट का प्रमुख स्वर्गीय सम्राट का करीबी सलाहकार है, उन कुछ लोगों में से एक जो अक्सर स्वर्गीय सम्राट के संपर्क में आ सकते हैं और वास्तव में उनके पास बहुत कम शक्ति है। तियानजुन केवल इस तरह से लिनशेन को दिलासा दे सकता था। सौभाग्य से स्वर्गीय सम्राट ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि मुझे कब पदभार ग्रहण करना चाहिए। आइए पहले असेंशन पूल में जाएं और किसी और बात पर चर्चा करने से पहले अपने पुनर्जन्म के दौर को बढ़ाएं। लिनशेन के पास कोई बेहतर विचार नहीं था, वह पहले लाभों का लाभ उठाना चाहता था। तियानजुन ने लिनशेन, वेई वुफू और तियानशिन को असेंशन पूल में ले जाया। तियानशिन के पास खुद असेंशन पूल में प्रवेश करने की योग्यता थी और उसे लिनशेन और अन्य लोगों की तरह मौत से लड़ने की जरूरत नहीं थी। लिनशेन ने शुरू में सोचा था कि असेंशन पूल सिर्फ एक पूल है, शायद रिंग माउंटेन की तरह, जिसमें एक विशेष तरल होता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पुनर्जन्म के दौर को बढ़ाने के लिए भिगो सकता है। बेस म्यूटेशन पूल जिसमें लिनशेन पहले भीग चुका था, ऐसा ही था। चूंकि बेस म्यूटेशन पूल को असेंशन पूल की नकल में बनाया गया था, इसलिए उसने सोचा कि असेंशन पूल भी ऐसा ही होना चाहिए।
हालांकि जब लिन शेन ने वास्तव में असेंशन पूल को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके विचार कितने अज्ञानी थे। असेंशन पूल सिर्फ एक पूल नहीं था, बल्कि निरंतर पहाड़ों का विस्तार था। इन पहाड़ों के बीच एक ऊंची चोटी थी जो लगभग बादलों तक पहुंचती थी, इतनी ऊंची कि उसका शिखर लगभग अदृश्य था। पहाड़ की चोटी से झरने जैसा तरल नीचे बह रहा था, मानो सितारों की एक नदी शून्य से गिर रही हो, पहाड़ के आधार पर विशाल पूल में डूब रही हो। पानी पहाड़ के नीचे पूल से बहता हुआ, पहाड़ों के चारों ओर घूमता हुआ, उनके बीच एक सफ़ेद विशाल सर्प की तरह। अजीब बात यह है कि अंततः धाराएं वापस ऊंचे पहाड़ की ओर बहने लगीं और उसके आधार पर गायब हो गईं, जैसे कि खाई में गिर रही हों। वह आरोही पुल है। हमें ऊपर की ओर तैरना चाहिए। हम जितना आगे और ऊपर जाएंगे, हमें उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। यदि कोई झरने के विपरीत तैर सकता है और पहाड़ की चोटी तक पहुंच सकता है, तो 10वां मोड़ प्राप्त करना संभव है, तियानशिन ने कहा। लिन शेन और वेई वुफू ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि यह एक दुविधा थी। जब लड़ने की बात आई तो वे अनिच्छा से आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तैरना उनकी ताकत नहीं थी। लिन शेन और उसके दो साथियों ने यह नहीं देखा कि उस विशाल पर्वत के ऊपर सफ़ेद बादलों का एक बड़ा टुकड़ा बहकर पर्वत के पास आकर रुक गया था, जो लगभग पूरी तरह से पर्वत को ढंकने वाली धुंध में घुल मिल गया था। उन बादलों के भीतर एक द्वीप जैसी तैरती हुई वस्तु थी जो एक छुट्टी मनाने के रिजॉर्ट जैसी दिखती थी, जिसमें एक कृत्रिम पूल, एक रेतीला समुद्र तट और यहाँ तक कि एक टेढ़ी गर्दन वाला पेड़ और एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी भी थी। समुद्र तट पर एक धूप छाता स्थापित किया गया था, जिसके नीचे एक छोटी सी मेज और 2 लाउंज कुर्सियां थीं। लाउंज कुर्सियों में से एक पर एक जबरा बूढ़ा सेलेस्टियल लेटा हुआ था, जो रंगीन शॉर्ट्स और बनियान पहने हुए था। उसका चेहरा धूप के चश्मे की एक जोड़ी से ढका हुआ था। अपनी उम्र के बावजूद वह लंबा कद, स्टाइलिश बाल और एक तराशा हुआ चेहरा और अच्छी तरह से तैयार दाढ़ी रखता था, जिससे वह एक मॉडल जैसा दिखता था। अगर लिन शेन यहाँ होते तो उन्हें शायद ये पहचानने में मुश्किल होती कि यह जबरा बूढ़ा स्वर्गीय आराम से बैठा हुआ और जिसने इस घटिया स्थिति को अंजाम दिया, वास्तव में एक ही व्यक्ति थे। महाराज, आज आप असेंशन पूल में क्यों आए हैं? क्या मैं आपके साथ नहाने आऊं? एक स्वर्गीय जाति की स्विमसूट सुंदरी दूसरी लाउंज कुर्सी पर बैठी मीठी मुस्कान बिखेर रही थी। आज नहाना नहीं है, बस शो देखना है, स्वर्गीय सम्राट ने जवाब दिया और बोतल लेकर उसमें मौजूद लिक्विड को बड़े आराम से पीकर बोतल को रेतीले समुद्र तट पर फेंक दिया। जियाओ लियूजी, स्वर्गीय लिक्विड का एक डिब्बा लेकर आओ। क्या बारबेक्यू तैयार है? तुरंत, महाराज। जियाओ लियूजी स्वर्गीय लिक्विड का डिब्बा लेकर भागा, उसे अपने बगल में जमीन पर रखा, स्वर्गीय सम्राट के लिए एक बोतल खोली और स्वर्गीय जाति की सुंदरी के पास टेबल पर एक और बोतल रख दी। फिर जियाओ लियूजी ग्रिल पर वापस भागी, बारबेक्यू विशेषज्ञ में बदल गई, कुछ अज्ञात मांस के कटार को पलटते हुए। शो देख रहे हो? कौन सा शो? दिव्य सौंदर्य हैरान दिख रहा था क्योंकि उसने नीचे के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। जल्दी से लिन शेन और अन्य 2 को असेंशन पूल के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। क्या वे 2 इंसान हैं? वे असेंशन पूल में कैसे आ गए? उसकी खूबसूरत आंखें बदल गईं, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो, और उसने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, महाराज, क्या आप उन्हें देखने के लिए विशेष रूप से असेंशन पूल में आए थे? उन्हें देखने के लिए नहीं, बल्कि शो देखने के लिए, स्वर्गीय सम्राट ने हल्की सी नाकभान सिकोड़ते हुए कहा। हालांकि दिव्य सुंदरी को यह समझ में नहीं आया कि 2 मानव आरोही और एक दिव्य जाति आरोही के बारे में क्या दिलचस्प था। उसने तीनों को देखते हुए काफी दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। जियाओ लियूजी, आपको क्या लगता है कि वे कहाँ तक तैर कर जा पाएंगे? स्वर्गीय सम्राट दिव्य सुंदरी से बातचीत करने में उदासीन लग रहा था और इसके बजाय उसने जियाओ लियूजी से बातचीत शुरू कर दी, जो बारबेक्यू करने में व्यस्त थी। वेई वुफू नाम के उस व्यक्ति ने फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए का अभ्यास किया था और अब वह 3rd टर्न पर है। तियान जुए परिवार के सबसे छोटे बेटे तियानशिन में एंजल रीइंकर्नेशन स्किल के लिए योग्यता की कमी है, लेकिन उसने जिस एवोल्यूशन स्किल का अभ्यास किया है वह बुरा नहीं है। तियान जुए ने उसके लिए खास तौर पर बनाया है, हालांकि वह अभी केवल 4th टर्न पर है। मैंने सुना है कि तियान सिर्फ दूसरा मोड़ है। उसका विकास कौशल, विकास सिद्धांत, लगता है उसकी ताकत बहुत स्पष्ट नहीं है। उनके स्तरों को देखते हुए वे ज्यादा से ज्यादा पूल तक पहुंच सकते हैं। पहाड़ पर धारा को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करना थोड़ा मुश्किल लगता है। अध्याय खोजें। थोड़ी देर रुकने के बाद जियाओ लियूजी ने कहा, हालांकि चूंकि वे लपटों के सागर से बिना किसी चोट के वापस लौटने में कामयाब रहे, इसलिए वे कुछ हद तक सक्षम होने चाहिए। मुझे लगता है कि वे पहाड़ पर कुछ दूरी तक धारा को ऊपर चढ़ाने में सक्षम होने चाहिए, लेकिन बहुत दूर नहीं। आपकी बात कुछ हद तक सही है, स्वर्गीय सम्राट ने अपने बगल में बैठी दिव्य सुंदरी की ओर मुड़ने से पहले बिना किसी प्रतिबद्धता के कहा। आप क्या सोचते हैं, मेरे प्रिय? स्वर्गीय सुंदरी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि तियानशिन को धारा के विपरीत पहाड़ पर चढ़ने में सक्षम होना चाहिए। अन्य 2 मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पूल तक पहुंच सकते हैं। मुझे डर है कि वह तियान शायद पूल तक भी न पहुंच पाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? स्वर्गीय सम्राट ने दिलचस्पी से पूछा।
फीनिक्स पर्पल क्यूई जुए को बमुश्किल ही प्रथम श्रेणी का विकास कौशल माना जाता है, जबकि विकास सिद्धांत सिर्फ एक बुनियादी विकास कौशल है। अगर कोई ऐसे विकास कौशल का अभ्यास करता है तो वह संभवतः कितना मजबूत हो सकता है, दिव्य सुंदरी ने समझाया। आपकी बात भी सही है, स्वर्गीय सम्राट ने सिर हिलाया। आप क्या सोचते हैं, महामहिम? दिव्य सुंदरी ने पूछा। बेशक, मैं अपनी प्रिय पत्नी के समान ही राय रखता हूँ, स्वर्गीय सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियाओ लियूजी, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका दृष्टिकोण अलग है। यदि आप गलत अनुमान लगाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। यह उचित ही है, मुझे अभी हाल ही में कुछ मिला है। यदि मैं हार जाता हूँ तो इसे दांव के रूप में उपयोग करते हैं। महामहिम, क्या ये स्वीकार्य लगता है? पसीने से तर ज़ियाओ लियूजी दौड़कर आया, मेज पर एक वस्तु रखते हुए सावधानी से पूछा। ये ठीक है। स्वर्गीय सम्राट ने यह भी नहीं देखा कि वह क्या है, बस एक उदासीन प्रतिक्रिया व्यक्त की। तभी ज़ियाओ लियूजी ने राहत की सांस ली और अपने कटार को भूनना जारी रखने के लिए वापस भागा। इस बात से अनजान कि उन्हें गुप्त रूप से देखा जा रहा था, लिनशेन और उसके साथियों ने तियानशिन को नदी में छलांग लगाते देखा, जो पहाड़ों के चारों ओर एक विशाल सर्प की तरह घूमती थी, चिल्लाते हुए पूल की ओर तैरती हुई। मैं पहले जा रहा हूँ, मैं पहाड़ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। तियानशिन तैराकी में इतना बेहतर कैसे हो गया है? लिनशेन ने तियानशिन की फुर्तीली आकृति को पानी के ऊपर की ओर बढ़ते हुए देखा। उसके तैराकी स्ट्रोक मानक और उसकी गति काफी तेज थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उसे याद आया कि हालांकि तियानशिन पानी को संभाल सकता था, लेकिन वह इतना प्रभावशाली नहीं था। शायद उसने विशेष रूप से असेंशन पूल की इस यात्रा के लिए प्रशिक्षण लिया था। बूढ़े वेई, हमें क्या करना चाहिए? लिनशेन ने वेई वुफू की ओर मुड़कर पूछा। उसने कभी तैराकी का अभ्यास नहीं किया था, क्योंकि वह बचपन में पानी के एक टब में गिर गया था और लगभग डूब गया था। हालांकि वह ये नहीं कहेगा कि उसे कोई मनोवैज्ञानिक आघात हुआ था, लेकिन उसे पानी में उतरना पसंद नहीं था। उसने सोचा था कि उड़ने की क्षमता और पानी पर तैरने के कौशल के साथ उसे तैराकी सीखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आज एक दिन ऐसा आया जब यह जरूरी लगा। चलो चलते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, वेई वुफू ने कहा और खुद भी पानी में कूद गया। पानी। लिनशेन ने देखा कि वेई वुफू कुत्ते के पैडल का इस्तेमाल करके नदी के ऊपर तैरने की कोशिश कर रहा था। बहुत सारा पानी फेंक रहा था, लेकिन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, एक बूढ़ी औरत की चाल से भी धीमी। लिनशेन के पास कोई और विकल्प न होने के कारण वह भी पानी में कूद गया। वुफू सही था, चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, इसलिए उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। वेई वुफू के कुत्ते के पैडल को देखकर स्वर्गीय सम्राट और उसके साथी लगभग हंस पड़े। जब लिनशेन की बारी पानी में उतरने की आई तो उसने एक खूबसूरत गोता लगाया और पानी में डूब गया, लेकिन सीधे नीचे डूब गया। फफ! दिव्य सौंदर्य अब खुद को रोक नहीं सका। उसने अभी अभी पिया हुआ स्वर्गीय तरल मुंह से थूका। महाराज, ऐसा लगता है कि हमने उनका अनुमान बहुत ज्यादा लगा लिया था। वे दोनों तैरने के बारे में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। ऊपर की ओर जाने की तो बात ही छोड़िए, वे शायद पूल तक भी नहीं पहुंच सकते। स्वर्गीय सम्राट भी कुछ हद तक हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे दोनों तैरने में इतने अयोग्य होंगे और हंसते हुए कहा, तैरना जाने बिना ही आरोही पूल में आना, वे वास्तव में काफी अनोखे हैं। तियानजुन को पता नहीं था कि वे तैर नहीं सकते। ये देखते हुए कि वे लपटों के सागर में बच गए थे और उन्हें एक जीवित क्रिम्सन फ्लेम स्टारबस्ट ड्रैगन भी एक पालतू जानवर के रूप में मिला था, उसने सोचा था कि उनकी तैरने की क्षमता अच्छी है और उसने इसका उल्लेख नहीं किया था। आखिरकार तैरने की क्षमता केवल एक छोटा सा हिस्सा थी, ये निर्णायक कारक नहीं था। यह अभी भी उनकी साधना के स्तर और क्षमताओं पर निर्भर करता है। जब तक किसी के पास थोड़ा भी तैरने का कौशल है, तब तक बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कौन सोच सकता था कि यह उनके लिए एक बाधा होगी। जैसे ही लिनशेन ने पानी में प्रवेश किया, उसने तुरंत अपने शरीर में धारा के भीतर एक अजीब ताकत महसूस की। उसके शरीर में एक अजीब शक्ति उमड़ पड़ी। ये शक्ति बहुत ही अनोखी थी। जब वह नदी के बहाव का विरोध करते हुए स्थिर खड़ा रहता तो यह अजीब शक्ति बहुत कमजोर हो जाती। अगर वह धारा के साथ नीचे की ओर बहता तो अजीब शक्ति पूरी तरह से गायब हो जाती। इसके विपरीत, अगर वह धारा के विपरीत ऊपर की ओर चलता तो अजीब शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती जाती। यह अजीब शक्ति न तो उसके संविधान को बदल सकती थी, न ही यह उसके आधार उत्परिवर्तन दर को बढ़ा सकती थी। ये बस उसके शरीर में विलीन हो गई, उसके जीवन आधार और उसकी अपनी आध्यात्मिक भावना को पोषित करती रही। लिनशेन का तैरने का कोई इरादा नहीं था। वह बस नीचे डूब गया और वहां से ऊपर की ओर चला गया। इस तरह चलना उसके तैरने से भी तेज था और वेई वुफू से भी तेज। नदी बहुत गहरी नहीं थी, केवल लगभग 10 मीटर या उससे भी कम। एक बार जब लिनशेन नीचे डूब गया तो उसने पाया कि नीचे की धारा स्पष्ट रूप से ऊपर की तुलना में तेज थी और यह अजीब शक्ति की अधिक मात्रा लेकर आई। इस खोज ने लिनशेन को बहुत प्रसन्न किया। वह वेई वुफू को साथ चलने के लिए बुलाने के लिए ललचाया, लेकिन फिर उसने बेहतर सोचा और इस विचार को छोड़ दिया।
धारा का विरोध करने में भी बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और वेईवुफू के पास अपनी सांस रोकने की क्षमता नहीं थी। उसके लिए लंबे समय तक पानी के नीचे चलना मुश्किल होगा। उसके लिए ऊपर रहना सुरक्षित था। इसलिए लिनशेन उपधारा के विपरीत पानी के नीचे आगे बढ़ा, लगातार पानी के प्रवाह द्वारा लाई गई अजीब शक्ति को अवशोषित करता रहा। उसके शरीर में प्रवेश करने वाली अजीब शक्ति 3 भागों में विभाजित हो गई, जिनमें से प्रत्येक को कॉन्ट्रेरियन, इनहेरिटेंस फैन और खुद लिनशेन ने अवशोषित कर लिया। अध्याय का आनंद लें। नदी के किनारे कुछ 100 मीटर चलने के बाद लिनशेन ने महसूस किया कि उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली अजीब शक्ति और अधिक बढ़ रही है। उपधारा भी मजबूत हो गई, जिससे उसे कारपेस का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, अन्यथा उसकी गति कुछ धीमी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद इनहेरिटेंस फैन और कॉन्ट्रेरियन दोनों में परिवर्तन हुआ। वे दोनों निर्वाण से गुजरे। उनके परिवर्तनों के बाद लिनशेन के गुण भी बढ़ गए। उस समय डबल लाइफ बेस का लाभ सामने आया। इनहेरिटेंस फैन के हर निर्वाण के साथ लिनशेन के गुण और कौशल शक्ति मूल डेटा के आधार पर 10% बढ़ गई। जब कॉन्ट्रेरियन निर्वाण से गुजरा तो मूल डेटा के ऊपर 1 और 10% की वृद्धि हुई। जब दोनों लाइफ बेस 10वें मोड़ पर पहुंच गए तो लिनशेन के पास एक साधारण 10 चरण आरोही की तुलना में 162 अधिक गुण बिंदु थे, जो ठोस आधारभूत गुण थे। स्वर्गीय सम्राट और अन्य 2 दर्शक ऊपर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि तियानशिन लगभग पूल के आसपास पहुंच गया था, जबकि वेईवुफू ने केवल कुछ 100 मीटर तैरा था। उसकी धीमी गति भयावह रूप से धीमी थी। लिनशेन के पानी में डूबने के बाद वह फिर से ऊपर नहीं आया। वह तियान इतने लंबे समय से पानी के नीचे था, लेकिन ऊपर नहीं आया। वह डूबकर गिरे हुए लोगों की खाई में नहीं जा सकता था, है न? दिव्य सुंदरी ने हंसते हुए कहा। स्वर्गीय सम्राट ने अपना धूप का चश्मा उतार दिया और नीचे नदी की ओर देखा। एक पल के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह डूबा नहीं है। वह नदी के किनारे चल रहा है। वह ऊपर वाले वेईवुफू से भी थोड़ा तेज है। नदी के तल पर चल रहा है। असेंशन नदी के नीचे की अंतर्धाराएं सतह पर की धाराओं से कहीं ज्यादा तेज हैं, और जैसे जैसे कोई असेंशन पूल के पास पहुंचता है वे और भी ज्यादा अशांत हो जाती हैं। इस तरह से चलते हुए मुझे डर है कि वह पूल के किनारे तक भी नहीं पहुंच पाएगा। दिव्य सुंदरी ने फिर से सतह पर संघर्ष कर रहे वेईवुफू को देखते हुए और चालाकी से मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, लेकिन उनके तैराकी कौशल के साथ मुझे डर है कि वे सतह पर तैरने पर भी पूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं? आखिरकार वे आरोही हैं। चाहे जो भी हो, उन्हें अपने शरीर, शक्ति और कौशल को नियंत्रित करने में एक निश्चित मानक हासिल करना चाहिए। वे तैरना कैसे नहीं जानते होंगे? भले ही वे मौके पर सीख रहे हों, लेकिन उन्हें कुछ सीखना चाहिए, है न? दिव्य सुंदरी अब वास्तव में उत्सुक थी। शायद यह एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है, जियो लियूजी ने कहा। ये किस तरह का मनोवैज्ञानिक मुद्दा हो सकता है? दिव्य सुंदरी ने जिज्ञासा से पूछा। यह मैं नहीं जानता। शायद वे बचपन में पानी से डरते थे, जिससे उनके मन में किसी तरह की मनोवैज्ञानिक छाया रह जाती थी, जियाओ लियूजी ने अनुमान लगाया, जब वह स्वर्गीय सम्राट और दिव्य सुंदरी के लिए कुछ ताज़ी भुनी हुई कटारें लेकर आया। स्वर्गीय सम्राट ने सहजता से एक कटार उठाई और मुस्कुराते हुए खाते हुए कहा, नीचे वाले बच्चे पर कोई मनोवैज्ञानिक छाया नहीं होनी चाहिए। शायद उसने सीखा ही नहीं है या उसकी सीखने की क्षमता कमजोर है। हालांकि ऊपर वाले की एक बड़ी समस्या है। यदि वह इस बाधा को पार नहीं कर पाता है तो उसे निर्वाण के दौरान बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लिनशेन अंधेरे धाराओं के विरुद्ध पानी के नीचे चला गया। उसकी गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। जैसे जैसे नीचे का अंधेरा मजबूत होता गया, उसकी ताकत और नियंत्रण के बावजूद नदी के किनारे चलना काफी कठिन हो गया। मुख्य समस्या पानी में शरीर को नियंत्रित करना था। यह आसानी से अंधेरे धाराओं द्वारा बह जाता था। शरीर पर बहने वाली अजीब शक्ति ने भी एक ठंडी सनसनी पैदा की। शारीरिक ठंड नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे आध्यात्मिक भावना को साफ किया जा रहा हो और ठंडा छोड़ दिया जा रहा हो। ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिनशेन ने अपने दांत पीस लिए, सुपर बेस पैटर्न को सक्रिय किया और तुरंत सफिंग फिस्ट की मूवमेंट तकनीक का उपयोग किया, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम ने नदी के किनारे की चट्टानों पर एक पदचिह्न छोड़ा, और जितना अधिक वह चला, वह उतनी ही तेजी से आगे बढ़ा और निशान उतने ही गहरे होते गए। उसका शरीर अंधेरे धाराओं को तोड़ता हुआ पानी को हिलाता हुआ एक अशांत गंदगी में बदल गया और बड़े बुलबुले दिखाई देने लगे। सतह लिनशेन के हर कदम के साथ सतह पर बुलबुले का एक समूह उभरता हुआ दिखाई देता था। उसकी गति और भी बढ़ती जा रही थी। तियान नामक वह मनुष्य पानी के नीचे क्या कर रहा है? दिव्य सुंदरी ने इस विसंगति को देखा और जिज्ञासा से पूछा। वह अंधेरी धाराओं से लड़ने और आगे बढ़ने के लिए शक्ति का उपयोग कर रहा है। स्वर्गीय सम्राट ने कटार को कुतरते हुए कहा। नदी के किनारे दौड़ना, इतनी खपत, क्या एक आरोही वास्तव में इसे सहन कर सकता है? मुझे डर है कि वह ऊर्जा समाप्त होने से पहले बहुत दूर नहीं जा पाएगा, है न?
अगर वह वास्तव में खुद को बहुत अधिक थका देता है और उसके पास किनारे तक पहुंचने की भी ताकत नहीं है, तो वह गिर के रसातल में बह जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपना जीवन व्यर्थ खो देगा? दिव्य सुंदरी ने कुछ सोचा और स्वर्गीय सम्राट से पूछने के लिए मुड़ी, महाराज, अगर वह अपनी ताकत खो देता है और गिर के रसातल की ओर बह जाता है, तो क्या हमें उसे बाहर निकालना चाहिए? हम यहाँ केवल शो देखने आए हैं, बाकी सब कुछ हमारी चिंता का विषय नहीं है, स्वर्गीय सम्राट ने लापरवाही से कहा। तो देखते हैं कि क्या वह समय रहते रुक सकता है। अगर वह लापरवाह है और अपनी ताकत को बहुत ज्यादा कम कर देता है, तो मुझे डर है कि वह निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेगा, स्वर्गीय सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा था कि लिन शेन जल्द ही पकड़ में नहीं आ पाएगा, लेकिन इसके बजाय नीचे से बुलबुले और भी बढ़ गए, लगभग नदी की सतह पर एक झरने का निर्माण कर दिया। इसके अलावा उसकी गति बढ़ती जा रही थी और वह जल्दी से तियानशिन से दूरी कम कर रहा था, जो पूल के पास था। तियानशिन पूल की ओर तैर रहा था जब उसे अचानक लगा कि उसके पीछे एक व्हेल पानी फेंक रही है। पानी के स्तंभ लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वह चौंक गया। अरे, अब वह बच्चा क्या चाल चल रहा है? तियानशिन ने जल्दी से अपनी गति बढ़ा दी, बेतहाशा पूल की ओर तैरते हुए। डर था कि पानी के बढ़ते स्तंभ उसे पकड़ लेंगे। कौन जानता था कि लिन शेन पानी के नीचे क्या कर रहा था? अगर वह इसमें फंस गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। तियानशिन ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की, सीधे हार्टलेस एंजल की शक्ति को बुलाया, जिसके कब्जे ने उसकी गति को बहुत बढ़ा दिया और वह पूल की ओर भागा। इस बीच लिन शेन पानी के नीचे और तेज होता जा रहा था। सफिंग स्टेप्स ने अंधेरी धाराओं को दूर धकेल दिया। उसकी शक्तिशाली ताकत उसके शरीर के माध्यम से बह रही थी, क्योंकि वह नदी के किनारे की कई अंधेरी धाराओं का बलपूर्वक विरोध करता था, पूल की दिशा में दौड़ता था। नदी के तल पर उस इंसान में काफी सहनशक्ति है, लगभग पूल में भागते हुए। दिव्य सुंदरी ने अपना आश्चर्य व्यक्त किया। सोचो कि पूल में जाना इतना आसान है। स्वर्गीय सम्राट ने अपनी बड़ी शॉर्ट्स की जेब से रिमोट कंट्रोल जैसी कोई चीज निकाली और उस पर कुछ बटन दबाए। माउंट असेंशन के झरने, जो सीधे नीचे की ओर बह रहे थे, अचानक से अपने आकार में बढ़ गए, जैसे कोई दहाड़ता हुआ ड्रैगन तालाब में कूद रहा हो, जिससे अराजक धाराएं उमड़ने लगीं, जो आसपास की चट्टानों से हिंसक रूप से टकराने लगीं। तियानशिन अभी पूल में उतरी ही थी कि अचानक से गर्जना करने वाला झरना उछल पड़ा, जिससे अराजक धाराएं इतनी हिंसक रूप से उठीं कि उसके शरीर को स्थिर करना असंभव हो गया और वह सीधे उथल पुथल में बह गई। क्या हो रहा है? अचानक से धारा इतनी तेज क्यों हो गई? मैंने सिर्फ इतना सुना है कि पूल में धाराएं थोड़ी तेज हो सकती हैं, लेकिन यह इतनी तेज नहीं होनी चाहिए, है न? साथ ही ऐसा लग रहा था कि झरने का प्रवाह अभी 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था। तियानशिन का शरीर पूल के तल पर खींच लिया गया था, उसका दिमाग उलझन में था। वह अपने शरीर को स्थिर करना चाहती थी, लेकिन अशांत प्रवाह की पहली लहर इतनी तेज थी कि वह स्थिर नहीं रह सकी। धारा ने उसके शरीर को हर तरह की दिशाओं में घुमाया और यहाँ तक कि पूल के तल पर एक बड़ी चट्टान से टकराया, जिससे तियानशिन को तारे नजर आने लगे। टक्कर से तियानशिन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अशांत धारा से उत्पन्न रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिसने उसके जीवन आधार और उसकी अपनी आध्यात्मिक भावना को बपतिस्मा दिया। रहस्यमयी शक्ति की अपार शक्ति के कारण ऐसा लगा जैसे उसकी आध्यात्मिक भावना जमने वाली है। इसने उसे विकास कौशल चलाने पर ध्यान केंद्रित करने से रोक दिया, जिससे रहस्यमयी शक्ति को अवशोषित करने और पचाने की दक्षता बेहद कम हो गई। तियानशिन ने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन अराजक धारा में कुछ भी लाभ उठाना पूरी तरह से असंभव था। अगर जिमेन स्वॉर्ट्समैन यहाँ होता तो वह घुमावदार अराजक धाराओं का लाभ उठा सकता था, लेकिन तियानशिन में स्पष्ट रूप से ऐसी क्षमता का अभाव था। उसकी पकड़ और शक्ति के प्रति संवेदनशीलता इतनी अधिक नहीं थी, और वह अक्सर बल लगाते समय धारा से टकरा जाती थी, जिससे वह जितनी ज्यादा कोशिश करती, चीजें उतनी ही बदतर होती जातीं। बेशक ये सिर्फ तियानशिन की ही बात नहीं थी, ऐसी अराजक धाराओं में ज्यादातर लोग शक्तिहीन थे। मुझे मजबूर कर रहे हो, देखो मैं अपनी ताकत से अराजकता को कैसे तोड़ता हूँ। तियानशिन ने अपने दांत पीसते हुए अशांत प्रवाह से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। वह बलपूर्वक आगे बढ़ना चाहती थी और झरने के नीचे पहुंचना चाहती थी। दुर्भाग्य से ताकत उसकी ताकत नहीं थी, और उसकी सबसे अच्छी संपत्ति, गति, बस पानी में शुरू नहीं हो सकती थी। जैसे ही झरना उग्र हो गया, लिन शेन उस जंक्शन पर पहुंच गया जहां नदी पूल से मिलती थी। भयंकर अराजक धारा एक मिट्टी के धंसने की तरह नीचे दबा लिन शेन की जंगली भीड़ को कुछ पल के लिए रोक दिया। रहस्यमय शक्ति की भयावह लहर भी उसके शरीर में उमड़ पड़ी। रहस्यमय शक्ति में अचानक वृद्धि ने लिन शेन के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा नहीं की। उसके शरीर में एक डबल लाइफ बेस था और रहस्यमय शक्ति की मांग तियानशिन की तुलना में कहीं अधिक थी। लिन शेन जिस रास्ते से आया था, एक साधारण आरोही का जीवन आधार पहले मोड़ से लगभग 4 या 5 तक विकसित हो सकता था। हालांकि अपने डबल लाइफ बेस के साथ एक व्यक्ति केवल 1 टन से ऊपर चढ़ा था,
और यह अनिश्चित था कि क्या ये डबल लाइफ बेस को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के कारण था या क्योंकि उसके लाइफ बेस को खुद बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। पानी के प्रवाह में अचानक वृद्धि और रहस्यमय शक्ति के मजबूत होने से ऐसा लग रहा था कि उसका लाइफ बेस एक और विकास के संकेत दे रहा था। सफिंग सटेप प्रभाव की गति पर सवार होकर एक बार फिर से फूट पड़ा, मिट्टी के बहाव जैसी धाराओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए। लिन शेन कदम दर कदम अशांत प्रवाह का डटकर सामना करते हुए और बलपूर्वक पूल में प्रवेश किया। जब उसने अचानक सफेद झाग के बीच से कुछ अपनी ओर आते देखा तो लिन शेन ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह तियानशिन का शरीर था जो उससे टकराया था। लिन शेन ने अपने दांत भींचे और तियानशिन के शरीर को दोनों हाथों से धकेलते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। सफिंग सटेप का संचित ओवरलैपिंग वेव्स कौशल अब शक्तिशाली था और लिन शेन ने तियानशिन के शरीर को धकेलते हुए अराजक धारा को जबरन खोल दिया। उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां सफेद झाग सबसे अधिक घना था, झरने का स्थान। अराजक धारा में संघर्ष कर रही तियानशिन ने अचानक महसूस किया कि उसके लक्ष्यहीन रूप से लड़खड़ाते शरीर को हाथों की एक जोड़ी ने पकड़ लिया है जो उसे आगे की ओर धकेल रही है। पहले तो चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत अपने शरीर के अंदर की स्थिति को स्थिर करने के लिए इवोल्यूशन स्किल को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर में भर रही रहस्यमयी शक्ति की मात्रा बहुत ज्यादा थी। अगर वह समय रहते इसे अवशोषित और पचा नहीं पाती तो ऐसा लगता था कि उसके अंदर से गुजर रही रहस्यमयी शक्ति उसकी आध्यात्मिक भावना को नियंत्रण से बाहर कर देगी। एक बार जब आध्यात्मिक भावना नियंत्रण से बाहर हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह एक निर्वाण प्राणी की तरह होता है जो कई बार निर्वाण से गुजरा है, धीरे धीरे अपनी मानवता खो रहा है, जिसमें बिगड़ी हुई सोच से लेकर आत्महानि की संभावना तक शामिल है। महाराज, तियानशिन को पूल में बहा दिया गया है, क्या उसे कुछ हो सकता है? दिव्य सौंदर्य ने कुछ चिंता के साथ पूछा। अगर उसके पास खुद शक्ति नहीं है तो वह किसी भी दुर्घटना के लिए किसे दोषी ठहरा सकता है। स्वर्गीय सम्राट ने उदासीनता से कहा। स्वर्गीय तरल पीना जारी रखा। धमाका! अचानक पूल में पानी का एक उछाल आया जिससे झरने के सामने पानी से एक आकृति उभरी। ये तियानशिन था जो अभी अभी अशांत प्रवाह में फंस गया था। अपनी पीठ पर 6 पंखों के साथ उसने झरने की तेज धारा का सामना किया और उड़ान भरते हुए बलपूर्वक ऊपर चढ़ा। मूल रूप से तियानशिन के पास एक जोड़ी पंख थे और हार्टलेस एंजल द्वारा कब्जा किए जाने के बाद भी उसके पास केवल 4 पंख थे। लेकिन अभी जब हार्टलेस एंजल ने तोड़फोड़ की तो उसका रूप बदल गया, 4 पंखों से 6 में बदल गया, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ गई। लिन शेन के धक्के के साथ वह झरने के हमले के खिलाफ चढ़ने में कामयाब रहा। 6 पंखों के साथ भी इस तरह के भयानक झरने के खिलाफ चढ़ना अभी भी अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण था। तियानशिन ने हिंसक रूप से अपने पंख फड़फड़ाए, मुश्किल से 4 या 5 मीटर ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा और फिर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया। तियानजुए परिवार का सबसे छोटा बेटा बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वह इसके खिलाफ चढ़ने में भी कामयाब रहा, दिव्य सौंदर्य ने आश्चर्य में कहा। स्वर्गीय सम्राट बिना कुछ कहे मुस्कुराया, अपनी आंखें तियानशिन पर नहीं बल्कि पूल के तल पर लिन शेन पर तिरछी करके। अन्य लोग पूल में वास्तविक स्थिति नहीं देख सकते थे, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। यदि तियानशिन चढ़ने में सक्षम था तो इसका बहुत श्रेय लिन शेन को जाता है। लिन शेन ने अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके चट्टानों की दरारों को पकड़ लिया और झरने के प्रहार के बावजूद ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे झरने के बल से उसकी आत्मा उसके शरीर से बह जाएगी।